Hello everyone, I am Neelam Arora. Welcome to my channel Poonam Academy. I am here to explain you chapter number 2 of Economics, class 12. Okay, now let's begin. मैं आपको वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी का एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड में आपके लिए एनसीईआरटी पूरे अच्छे से एक बार देखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको पूरा वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. आप इसको बहुत अच्छे से समझें बिकॉज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. राइट, इन दिस चैप्टर वी विल इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल फंक्शनिंग ऑफ द सिंपल इकोनॉमी. ठीक है, सेकंड चैप्टर इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग. ठीक है, नेशनल इनकम यू ऑल नो. नेशनल इनकम क्या होती है? कंट्रीज इनकम. ठीक है, नेशन की इनकम इज कॉल्ड नेशनल इनकम. राइट, तो हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. हाउ डू वी कैलकुलेट नेशनल इनकम, what are the methods to calculate the national income, right? So in this chapter we will introduce the fundamental functioning of the simple economy. अब इसमें section 2.1 दिया गया है, उसमें we describe some primary ideas we shall work with. In section 2.2 we describe how we can view the aggregate income of the entire economy, right? Going through the sectors of the economy in a circular way. As you all know, there are the three sectors of Indian economy: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ठीक है, ये मेरे को आपको बताने की बहुत जरूरत नहीं है डिटेल में बिकॉज 11th क्लास में ये आप बहुत अच्छे से इवन 9th और 10th से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. ठीक है, तो किस तरह से हर सेक्टर से एग्रीगेट इनकम हमारे, एग्रीगेट मीन्स टोटल इनकम. ठीक है, जो टोटल इनकम हमारे पूरी इकोनॉमी में आ रही है किसके थ्रू आ रही है? या तो प्राइमरी सेक्टर के थ्रू या सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर के थ्रू आ रही है. ठीक है, इन अ सर्कुलर वे. The same section also deals with the three ways. ठीक है, तो अब जब हम नेशनल इनकम, टोटल इनकम निकाल रहे हैं, एग्रीगेट निकाल रहे हैं, तो एग्रीगेट हम किस मेथड से निकालते हैं? राइट, तो यहाँ पे नेमली प्रोडक्ट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है एंड इनकम मेथड. ठीक है, so there are three methods to calculate the national income: product method, expenditure method and income method. Right, last section में आपको बताया गया है describe the सब categories of national income. ठीक है, इसमें डिफरेंट प्राइस इंडेक्सेस भी दिए हैं आपको. इंडेक्सेस like GDP. What is GDP? As you all know, gross domestic product deflator. ठीक है, consumer price index दिया है, wholesale price indices and discuss the problem associated with taking GDP of a country as an indicator of the aggregate welfare of the people of the country. ठीक है, तो आपको ये सारे हम इस चैप्टर में ओवरऑल आपको पूरा एक डिटेल यहाँ पे बताया हुआ है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले. राइट, तो हम शुरू करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. अगेन मैं आपको चैप्टर 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. यहाँ पे देखिए ए आ रहा है, तो ए मीन्स मैक्रो आ रहा है ना, यहाँ पे मैक्रो ए आ रहा है, ए मीन्स एग्रीगेट. ठीक है, तो हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट फिगर्स लेते हैं. ठीक है, एग्रीगेट्स निकालते हैं. वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द सब्जेक्ट वी कॉल इकोनॉमिक्स टुडे, एडम स्मिथ, ये आपको लर्न करना है. Named his most influential work an inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation. What generates the economic wealth of a nation? What makes countries rich or poor? ठीक है, कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना. जैसे हम बोलते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो what criteria basis we can say that India is a developing country? कुछ तो हमने क्राइटेरिया सेट किया होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो एडम स्मिथ है वो यही बता रहे हैं. इन्होंने एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क इनका रहा है, named and inquiry into the nature and cause of the wealth of the nation. ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि इकोनॉमिक वेल्थ कैसे जनरेट होती है एक नेशन की. ठीक है, कैसे हम कंट्रीज को डिक्लेयर करते हैं कि ये रिच कंट्री है, ये पुअर कंट्री है. तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये क्या है? सेंट्रल क्वेश्चंस हैं ऑफ इकोनॉमिक्स. राइट, so it is not that countries which are endowed with a bounty of natural wealth, minerals or forests or most fertile lands are naturally the richest countries. ऐसा नहीं है कि हम एक सिंपल क्राइटेरिया फिक्स कर लिया हमने. ऐसा नहीं कि वही जो कंट्रीज जिनके पास में क्या है, नेचुरल वेल्थ है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है और बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है, वो नेचुरली रिच कंट्रीज है, रिचेस्ट कंट्रीज है. ऐसा नहीं. ठीक है, तो हम ऐसा नहीं मानते हैं कि जिन कंट्रीज के पास में नेचुरल वेल्थ है, लाइक मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, ठीक है, या फिर मोस्ट फर्टाइल लैंड है, तो वो नेचुरली रिचेस्ट कंट्रीज हो गई. ऐसा नहीं है. ठीक है, इनफैक्ट द रिसोर्स रिच अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जो है वो पुअरेस्ट कंट्रीज है वर्ल्ड में. राइट, वेयर हैज बहुत सारी जो प्रॉस्परस कंट्रीज है, लाइक मेनी प्रॉस्परस कंट्रीज हैव स्कैर्सली एनी नेचुरल वेल्थ.
बहुत सारी प्रॉस्परस कंट्रीज है, यानी कि रिचेस्ट कंट्रीज हैं, लेकिन उनके पास में नेचुरल वेल्थ की क्या है, स्कैरसिटी है, ठीक है। So there was a time when possession of natural resources was the most important consideration. एक टाइम ऐसा था जब नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे कंट्रीज को क्लासिफाई किया जाता था कि जैसे इनके पास में ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, अबंडेंस है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो ये जो कंट्री है ये रिचेस्ट कंट्री है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो टाइम नहीं है when possession of the natural resource was the most important consideration, but even then the resource had to be transformed to a product. Resources तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, right? So technology, if there is no technology, then how the resources will be converted into a usable form, ठीक है, into a finished product, right? तो हम प्रोडक्शन प्रोसेस कर ही नहीं सकते ना, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कैसे चेंज करेंगे उस रिसोर्स को into a usable form, into a finished product, ठीक है। So economic wealth or well-being of country does not necessarily depend on the mere possession of the resources. The point is how these resources are used in generating a flow of production, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक वेल्थ और वेल बीइंग जो है हमारा, मतलब किसी भी कंट्री का, उसमें मेयर पोजेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी नहीं है, राइट। पॉइंट है कि ये जो रिसोर्सेज है इनको कैसे यूज किया जा रहा है, क्या जनरेट करने के लिए, इन जनरेटिंग अ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन होगा कंट्री में तो क्या होगा, इनकम जनरेट होगी, इनकम एंड वेल्थ आर जनरेटेड फ्रॉम दैट प्रोसेस। ये तो सिंपल है, ठीक है। कोई भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, कोई भी प्रोड्यूसर, इफ एनी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग द गुड्स, why he is producing the goods, why a producer producing the goods, because he wants to sell in the market, right, for the profit point of view, for the income point of view, right। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस होगा तो उससे क्या होगा, फर्दर सेलिंग होगी, बाइंग और सेलिंग होगा, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, इनकम और वेल्थ जनरेट होगी, राइट। लेट अस नाउ ड्वेल अपॉन दिस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हाउ डज दिस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइज, कैसे आता है, कैसे होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। वी विल कंबाइन देयर एनर्जीज विद द नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। अब ये तो आपको पता है, people combine their energies with the natural and man-made environment within a certain social and technological structure to generate a flow of production. जैसा कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था 10th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर में आपने डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर था, उसमें आपने बहुत अच्छे से ये चीजें पढ़ी हुई है। ये मैं फिर भी आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसा कि यहाँ पे दिया है, हमने उसमें पढ़ा था पीपल, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, पढ़ा था हमने इसमें इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और फिजिकल एनवायरमेंट। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो ट्रायंगल हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो आप देखिए लोग क्या करते हैं, मीन्स कैसे प्रोडक्शन होगा, पीपल कंबाइन देयर एनर्जी, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स को कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, पीपल, राइट। एंड मैन मेड एनवायरमेंट विद इन अ सर्टेन सोशल और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि वी नीड सम इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंडस्ट्रीज चाहिए, मशीन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए हमें। उस पर्टिकुलर जो भी हम नेचर से क्या कर रहे हैं, जो भी हम एक पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स जो हमारे पास में है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू कन्वर्ट शुगर केन इनटू शुगर, ठीक है, तो वी नीड सम मशीन, ठीक है, वी नीड सम लेबर, वी नीड सम स्पेस, वी नीड सम स्किल्स, ठीक है, मैन पावर चाहिए हमें, लेबर चाहिए। मैन-मेड एनवायरनमेंट विद इन अ सर्टेन सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर टू जनरेट द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, मैन क्या करता है, मैन-मेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है ना, टेक्नोलॉजी हम एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे गुड्स को क्या करा जा रहा है, रॉ मटेरियल की हेल्प से, ठीक है, गुड्स को कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इफ वी वांट टू कन्वर्ट द शुगर केन इनटू शुगर, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तभी हम शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ कॉटन इनटू अ कॉटन क्लॉथ, ये बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट्स में जब भी हमें कोई भी नेचुरल रिसोर्स को हमें कन्वर्ट करना है इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट, तो वी नीड टेक्नोलॉजी, वी नीड मैन पावर, we need skills, right? So in our modern economics, setting this flow of production arises out of the production commodities, goods and services. ये तो आपको पता है, by millions of enterprises
ये आ गया यहाँ पे एंटरप्राइजेस आ गया लार्ज एंड स्मॉल। तो मॉडर्न अगर हम इकोनॉमिक सेटिंग देखें तो ये जो प्रोडक्शन फ्लो है ये किससे अराइज हो रहा है? आउट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज आप सबको पता है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है, कन्वर्जन ऑफ शुगर केन इनटू शुगर, कन्वर्जन ऑफ कॉटन इनटू द कॉटन क्लॉथ। ठीक है, ये सब किसका क्या प्रोडक्शन हो रहा है? कमोडिटीज का, या तो गुड्स का या सर्विसेज का, बाय मिलियन ऑफ एंटरप्राइजेस, चाहे वो बहुत बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। ये एंटरप्राइजेस, दीज एंटरप्राइजेस रेंज फ्रॉम जायंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये जो एंटरप्राइज है ठीक है, ये जो एंटरप्राइजेस है, ये जो कॉर्पोरेशन है जो बहुत जाइंट, जिनका स्ट्रक्चर बहुत जाइंट है, जो बहुत लार्ज स्केल पे वर्कआउट कर रहा है। जाइंट मीन जो बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली जब वो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो क्या करेंगे? वो एम्प्लॉइंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू सिंगल एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइजेस, बट व्हाट हैपेंस टू दीज कमोडिटीज आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब ये प्रोडक्शन करते हैं तो वो जो प्रोडक्शन होता है कमोडिटीज का, उसको प्रोडक्शन के बाद में क्या होता है? ईच प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटीज इंटेंड टू सेल हर आउट। ऑब्वियसली हर प्रोड्यूसर जो होगा कमोडिटी जिसने भी प्रोड्यूस की है वो क्या चाहेगा कि उसका जो आउटपुट है उसको मार्केट में वो सेल करे। ठीक है, तो फ्रॉम द स्मॉलेस्ट आइटम जैसे पिन्स और बटन्स जो है टू द लार्जेस्ट वन जैसे एरोप्लेन्स हो गए, ऑटोमोबाइल, जाइंट मशीनरी और एनी सेलेबल सर्विसेज like that of a doctor, the lawyer or the financial consultant, the goods and services produced are to be sold to the consumer. Ultimate कौन है? यूज कौन कर रहा है? गुड्स का सर्विसेज को यूज कौन कर रहा है? कंज्यूमर। फाइनल जो यूजर है वो कौन है? दैट इज द कंज्यूमर, राइट? सो द कंज्यूमर में इन टर्न बी एन इंडिविजुअल। तो ऑब्वियसली कंज्यूमर क्या हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक एंटरप्राइज भी हो सकता है। एंड द गुड्स और द सर्विसेज परचेज बाय दैट एंटिटी might be for the final use or for use in further production। जैसे मान लीजिए कोई पेपर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसमें हमने 10th क्लास में ये भी पूरा अच्छे से पढ़ा था, आपने पढ़ा था इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे आप मान लीजिए पेपर को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, अब क्या हो सकता है? पेपर से क्या हो सकता है? पेपर से बुक भी बन सकती है। ठीक है, बुक बना सकता है ना, बुक पब्लिश कर सकता है पेपर से। ठीक है, पेपर पे प्रिंटिंग भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि पेपर से कॉपीज बन जाए। तो पेपर क्या हुआ? पेपर इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट कब होगा? जैसे वो बुक में कन्वर्ट हो गया तो वो फाइनल हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे जो फर्म्स हैं, बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो फाइनल गुड्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंज्यूमर में इंटर्न टू बी इंडिविजुअल और एन एंटरप्राइज और द गुड्स और सर्विस परचेज बाय दैट एंटिटी में माइट बी फॉर फाइनल यूज और फर्दर यूज के लिए भी हो सकता है। ठीक है, एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से भी खरीदा। जैसे द फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन sells it to a spinning mill where the raw cotton undergoes transformation to yarn. The yarn is in turn sold to a textile mill where through the productive process it is transformed into cloth. The cloth is in turn transformed through another productive process into an article of clothing which is then ready to be sold finally to the consumers for the final use. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कॉटन प्रोड्यूसिंग फार्मर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? कॉटन को he is selling the cotton to the spinning mill। ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है? raw cotton converted into yarn। ठीक है, then yarn is converted into yarn is sold to the textile mill। ठीक है, through the productive process and again it is transformed into the yarn is converted into the cloth, right? So cloth जो है, cloth is in turn transformed through the another productive process into an article of clothing। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोई कुर्ता बना के बेच रहा है, कोई मतलब फर्दर क्लोथ को भी ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जब कॉटन जो फार्मर जो कॉटन सेल कर रहा है स्पिनिंग मिल को, तो यहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। कॉटन इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट बट कॉटन क्लोथ इज द फाइनल आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग इज द फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज it is sold finally to the consumers for the final
use, right, for the final consumption. Such an item that is meant for the final use और वो किसी भी ज्यादा स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से नहीं गुजरते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड. फाइनल गुड मीन्स कंज्यूमर तक पहुंच गया और उसको फाइनली कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, राइट. सो व्हाट डू वी कॉल दिस अ फाइनल गुड? बिकॉज once it has been sold, it passes out of the active economic flow. ठीक है, ऑब्वियसली जब वो फाइनली मार्केट में सोल्ड हो गया, ठीक है, मार्केट में उसकी फर्दर सेल होने लग गई फाइनल गुड्स की, तो ऑब्वियसली वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, उससे इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है. कोई भी प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो हो रहा है. It will not undergo any further transformation at the hands of any producer. जब फाइनली गुड्स कंज्यूमर के पास में पहुंच गया, ठीक है, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि फाइनली गुड्स कंज्यूमर तक जा रहा है, तो वो फर्दर प्रोड्यूसर उसको कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ठीक है, फर्दर उसका प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं चल रहा है, राइट. सो हियर इट विल नॉट गो, ठीक है, लिखा है ना यहाँ पे, इट विल नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन एट द हैंड्स ऑफ एनी प्रोड्यूसर. इट मे हाउएवर अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन बाय द एक्शन ऑफ द अल्टीमेट परचेजर. ठीक है, अब ये परचेजर पे डिपेंड करता है कि परचेजर उसका क्या कर रहा है, राइट. इनफैक्ट मेनी सच फाइनल गुड्स आर ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग देयर कंजम्पशन. और जैसे हमने टी लीव्स परचेज बाय द कंज्यूमर आर नॉट कंज्यूम इन दैट फॉर्म, ठीक है, जैसे टी लीव जो है वो कंज्यूमर ने परचेज की, ठीक है, लेकिन उसको उसी फॉर्म में कंज्यूम नहीं किया जा रहा है, उसको ड्रिंकेबल टी बनाया जा रहा है, ठीक है. दे आर यूज्ड टू मेक ड्रिंकेबल टी एंड विच इज कंज्यूम, ठीक है. ऐसा नहीं है टी लीव्स खा रहे हैं बैठ के, वो तो नहीं कर रहे हैं ना. तो यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, टी लीव्स को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, इनटू अ ड्रिंकेबल टी, राइट. तो देन फिर उसको कंज्यूम किया जा रहा है. तो सिमिलरली जितने भी आइटम्स है, मोस्ट ऑफ द आइटम जो हमारी किचन में आते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, बिकॉज वी आर नॉट ईटिंग इन अ रॉ फॉर्म, राइट. सो वी आर कुकिंग द वेजिटेबल्स, ठीक है, तो उसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब उसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में, लाइक फाइनल गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो ताकि आप उसको कंज्यूम कर पाओ, राइट. लेकिन कुकिंग एट होम इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये आपको पता होना चाहिए. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द दोज एक्टिविटीज व्हिच गिव्स इनकम इन रिटर्न, राइट. तो यहाँ पे जब क्या हो रहा है, खाना जब किचन में बन रहा है, बट कुकिंग एट होम जो है इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. For example, if a father teaches his son, is not an economic activity because he is not getting income in return, ठीक है, for his coaching, right. So यहाँ पे भी यही हो रहा है. इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने बहुत सारी क्लासेस में पढ़ते आए, आप 9 इवन 8 क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपने डिफरेंस भी पढ़ा है. इवन दो द प्रोडक्ट इन्वॉल्व अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन, होम को, so thus it not in the nature of the good but in the economic nature of its good that a good becomes a final good, ठीक है. So of the final goods हम क्या कर सकते हैं, ये तो अभी मैंने आपको पढ़ा ही दिया है. what is the difference between the consumption goods and the capital goods, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखेंगे जो दूसरे गुड्स जो हैं, जो ड्यूरेबल कैरेक्टर के हैं, जिसको फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में काम में लिया जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड मशीन्स. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दे आर ऑल्सो फाइनल गुड्स येट दे आर नॉट फाइनल गुड्स टू बी अल्टीमेटली कंज्यूम. अनलाइक द फाइनल गुड्स दैट वी हैव considered above, they are the crucial backbone of any production process in aiding and enabling the production to take place, ठीक है. If we don't have machines, if we don't have implements, if we don't have tools, then it is impossible to convert the raw material into the finished product, into a usable form, ठीक है. तो हमारे पास में अगर ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये प्रोडक्शन को इनेबल कर रहा है, enabling the production to take place, ठीक है. तो ये कर रहा है, हेल्प दे रहा है हमारे को. these goods form a part of the capital. ये जो गुड्स है ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कैपिटल, वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इसमें जो प्रोडक्टिव एंटरप्राइज है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कर रहे हैं टू गो ऑन फॉर अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ प्रोडक्शन. ऐसा थोड़ी करता है प्रोड्यूसर के एक बार प्रोड्यूस किया उसको खत्म कर दिया, एक बार मशीन यूज की बस वो मशीन यूज हो गई, ऐसा तो नहीं है ना. If a producer purchase a machinery, if a producer purchase tools, implement, okay, which helps him to produce more, ठीक है, तो वो तो उसको सालों साल काम में ही आनी है. ऐसा नहीं कि एक बार प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ उसमें उसको काम में आया फिर ठीक है वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. तो वो फाइनल गुड्स तो है, लेकिन वो किस में हेल्प कर रहे, फर्दर प्रोड्यूस करने में वो हेल्प कर रहे, राइट. तो
Unlike the final goods that we have considered above, they are the crucial backbone of any production process. If we don't have machine, then production is not possible. ठीक है, तो these goods जो है ये क्या कर रहे हैं, form a part of capital. ठीक है, क्योंकि हमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, प्रोड्यूसर ने क्या किया, एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उससे वो सालों साल क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस साइकिल्स चला रहा है प्रोडक्शन की, राइट. तो दीज आर द कैपिटल गुड्स. अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझा सकती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंजम्पशन गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या हुए, जो कि हमें फर्दर प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे मशीन हो गई, टूल्स हो गए. ठीक है, फिक्स कैपिटल जो आपने 9th में पढ़ा था, राइट. और कंज्यूमर गुड्स क्या हो गए, जैसे हमने मार्केट से क्या खरीदा, क्लोथिंग, फूड. ठीक है, और कुछ सर्विसेज थी, वो किसमें आ गई, हमारी कंज्यूमर गुड्स में, क्योंकि कंज्यूमर उसको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और फाइनली उससे कुछ भी और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. ये भी फाइनल गुड्स ही कहलाते हैं. कैपिटल गुड्स आर ऑल्सो नोन एज फाइनल गुड्स, बट इसमें कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, बल्कि ये रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है, तो दीज आर द कैपिटल गुड्स और ग्रेजुअली अंडरगो वेयर एंड टियर. ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन लगता है. जो कॉमन बैकग्राउंड से है उनको पता है कि हमने जैसे लाइक अभी एक्टिवा खरीदी हमने, और हम उसको खरीद के, और हम चाहते हैं कि हम उसको 1 ईयर बाद सेल कर रहे हैं या 2 ईयर्स बाद सेल कर रहे हैं आप, तो उस पे वेयर और टियर कॉस्ट लगती है. उसको आपने कितनी बार रिपेयरिंग करवाया, ठीक है, और ग्रेजुअली रिप्लेस ओवर टाइम, तो उसके अंदर आपका क्या लगता है, वो जो असेट है, वो आपकी जो कैपिटल है, वो डेप्रिशिएट होती रहती है, राइट. तो स्टॉक ऑफ कैपिटल दैट एन इकोनॉमी पोजेसेस इज प्रिजर्व्ड. तो अब यहाँ पे हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो द स्टॉक ऑफ कैपिटल जो इकोनॉमी पोजेस करती है, इसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, मेंटेन किया जाना चाहिए, एंड रिन्यूड पार्शियली और होली ओवर अ टाइम. एंड ये इंपॉर्टेंट है डिस्कशन दैट विल फॉलो. ठीक है, वी मे नोट हियर दैट सम कमोडिटीज जैसे टेलीविजन सेट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं और होम कंप्यूटर्स हैं, ऑल्दो दे आर फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन. ठीक है, इसको हम सालों साल यूज कर रहे हैं. हैव वन कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन. ये क्या है, ये सारे कैपिटल गुड्स हैं. ठीक है, जिसमें हम एक बार पूंजी लगा रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो ड्यूरेबल, राइट. दैट इज they are not extinguished by immediate or even a short period consumption. ऐसा नहीं है कि हम short period के लिए इसको consume. So as I've already told you that the tea leaves purchased by a consumer are not consumed in that form. Okay, they are used to make drinkable tea which is consumed. So most of the items जो भी हमारे किचन में आ रहे हैं, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, by the process of cooking, right? So but cooking at home is not an economic activity. Economic activity I have already explained to you. So even though the product involved undergoes transformation यहाँ भी हो रहा है, but it is not a economic activities because we are not generating income. ठीक है, because but cooking at home is not an economic activity even though the product involved undergoes transformation. Home cooked food is not sold to the market. क्यों नहीं उसको हम काउंट कर रहे हैं एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि होम कुक्ड फूड मार्केट में सेल नहीं किया जा रहा है, राइट. सो However, अगर सेम कुकिंग और टी ब्रेविंग जो है वो रेस्टोरेंट में होगा, तो जहाँ पे कुक प्रोडक्ट को कस्टमर्स को क्या किया जाता है, सोल्ड डाउन किया जाता है. So then the same item such as tea leaves would be ceased to be the final goods and would be counted as inputs to which the economic value addition can take place. ठीक है, अब टी लीव्स क्या कहलाएगा, अगर वहां पे अगर रेस्टोरेंट में टी को सेल किया जा रहा है. ठीक है, सो टी लीव्स तो सेल नहीं करेंगे ना, टी बना के ही सेल करेंगे. तो ठीक है, टी लीव्स एक इनपुट हो गया, फिर फर्दर उसमें जो भी एडिशनल इन्होंने शुगर ऐड किया, मिल्क ऐड किया. ठीक है, तो एक फाइनल जो इनके पास में प्राइस आई, वो एक फाइनल प्राइस होगी टी की. ठीक है, ऐसे ही जो कुक फूड है जो ये फर्दर सेल कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, रेस्टोरेंट पे कोई जा रहा है, कोई खाना खा रहा है, तो दैट जनरेट्स इनकम. ठीक है, so that is called the economic activity, right? So thus it's not in the nature of the good but in the economic nature of its use that the goods become the final goods. Of the final goods we can distinguish between the consumption goods and capital goods. अब here difference आपका आ सकता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में. What is the difference between the consumption goods and the capital goods? जैसे goods like food and clothing and services, जैसे like recreation that are consumed when purchased by their ultimate consumers are called consumption goods. ठीक है, कौन से goods जैसे food और clothing. ठीक है, और services जैसे recreation.
वो कंज्यूम कर रहे हैं, जब उसको परचेज कर रहा है, अल्टीमेट जो कंज्यूमर है उसको जब परचेज कर रहा है तो वो उसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो दैट आर कॉल्ड द कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज कंज्यूमर को फूड को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्लोथ को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो दिस ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज जो कि कंज्यूम की जा रही है, बट फॉर कन्वीनियंस वी मे रेफर टू देम एज कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पे रिक्रिएशन जो सर्विस है, रिक्रिएशन एंड सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन, ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस को भी इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर गुड्स में आ जाएगा। देन देयर आर दूसरे गुड्स है जो कि ड्यूरेबल कैरेक्टर के, ठीक है, विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में इसको यूज किया जाता है, जैसे टूल्स हो गए, इम्प्लीमेंट्स हो गए, मशीन। अगर मशीन्स नहीं है तो रॉ मटेरियल का कन्वर्जन इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट द मशीन, राइट। सो व्हाइल दे मेक प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज फीजिबल, ठीक है। तो मशीन विल हेल्प टू प्रोड्यूस द गुड्स, है ना, टू प्रोड्यूस द to convert the raw form into the finished product, right? So tools are also equally important, machines are also equally important. तो वो क्या कर रहे हैं, further production process में काम में आ रहे हैं, right? So these are the tools हो गए, implements हो गए, machines हो गई, ये production कर रहे हैं दूसरी commodities का, ठीक है। They themselves don't get transformed in the production process, लेकिन उनके अंदर खुद के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, they are also final goods yet they are not final goods to be ultimately consumed। ये फाइनल गुड्स कैसे है, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, और भी चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं और कमोडिटीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। लेकिन फर्दर इसमें हम कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, ट्रांसफॉर्मेशन मशीन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, इम्प्लीमेंट्स में कोई नहीं आ रहा है, टूल्स में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। अल्टीमेट अगर हम कॉटन को कॉटन क्लॉथ में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन, तो कॉटन कन्वर्ट हो रही है, ना कि मशीन कन्वर्ट हो रही है, राइट। तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो दे आर, वो भी फाइनल गुड्स है, लेकिन वो फाइनल गुड्स वैसे वाले नहीं है कि जिसको हम अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इसको तो हम बार बार कंज्यूम, मतलब बार बार यूज कर रहे हैं, राइट, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। So that is they are not extinguished by immediate or even short period consumption. They have relatively long life as compared to the articles. जैसे अगर हम फूड और इवन क्लोथिंग की बात करें, ठीक है, कंजम्पशन प्रोडक्ट्स की बात करें, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स की बात करें, तो रिलेटिवली किसका जो स्पैन टाइम है वो लॉन्ग टाइम के लिए है, ठीक है, वो क्या है, कैपिटल गुड्स, राइट, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो अंडरगो वियर एंड टियर विद ग्रेजुअल यूज एंड ऑफन नीड रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। जैसे मशीनरी है, कुछ पार्ट उसका खराब हो गया, एक्टिवा है, उसका ब्रेक खराब हो गया, तो आपको वो डलवाना पड़ेगा, राइट। That is like machines, they also need to be preserved. तो machines भी क्या करनी जानी चाहिए, प्रिजर्व की जानी चाहिए, मेंटेन की जानी चाहिए, रिन्यू किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसका हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल दीज गुड्स एज कंज्यूमर ड्यूरेबल। इसीलिए हम इन गुड्स को, जैसा कि हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो पार्ट था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी आ गई कि जो भी कैपिटल गुड्स हैं फर्दर उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, फॉर फर्दर प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल को हम फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, राइट। आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। Thus, if we consider all the final goods and services produced in an economy in a given period of time, they are either in the form of consumption goods, durable and non-durable, or capital goods. As final goods, they do not undergo any further transformation into the economic process. तो जितना भी हम अगर हम ये कंसिडर करें कि जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे आपको पता है हमारा जो अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च हम काउंट करते हैं, तो वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन गुड्स भी हो सकते हैं, चाहे वो ड्यूरेबल हो, चाहे वो नॉन ड्यूरेबल हो, और कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, राइट। एज फाइनल गुड्स दे डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि फाइनल गुड्स को फर्दर ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता इन द इकोनॉमिक प्रोसेस, राइट। ऑफ द टोटल प्रोडक्शन टेकिंग इन द इकोनॉमी, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डोंट एंड अप इन द फाइनल कंजम्पशन एंड आर नॉट कैपिटल गुड्स ईदर। Such goods may be used by other producers as material inputs, ठीक है। अब अगर हम देखें आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो एंड अप नहीं हो रहे इन द फाइनल कंजम्पशन, और ना ही वो कैपिटल गुड्स हैं। वो गुड्स क्या कर रहा है, दूसरा प्रोड्यूसर यूज कर रहा है एज अ मटेरियल इनपुट। जैसे हमने टी का एग्जांपल लिया था, टी लीव्स क्या थी, वो इनपुट थी, ठीक है। तो एग्जांपल्स यहाँ पे दिया, स्टील शीट, ठीक है, जो कि यूज की जाती है फॉर मेकिंग द ऑटोमोबाइल, एंड कॉपर जो होता है वो यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द यूटेंसिल, राइट।
तो ये क्या है जिनको वापस से फर्दर प्रोड्यूस किया जा रहा है, दोज गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, दीज गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि इनको फर्दर प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, स्टील शीट को कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है, कॉपर को यूज किया जा रहा है फॉर मेकिंग द यूटेंसिल्स। ठीक है, मोस्टली यूज एज रॉ मटेरियल और इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज, राइट। तो दीज आर नॉट फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होंगे कि कंज्यूमर के पास में जाए, कंज्यूमर को फाइनली यूज कर दे, फर्दर उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द फाइनल गुड्स। ठीक है, now we have to have a comprehensive idea of the total flow of production in the economy, we need to have a quantitative measure of the aggregate level of final goods produced in the economy। ठीक है, अब अगर हम comprehensive idea देखें, ठीक है, एक सोच लेके चले हम कि जो टोटल फ्लो हो रहा है प्रोडक्शन का इकोनॉमी में, तो हमें उसका क्वांटिटेटिव मेजर चाहिए। ठीक है, जो भी एग्रीगेट लेवल है, टोटल लेवल है फाइनल गुड्स का, वो हमें पता होना चाहिए। However, in order to get a quantitative assessment, a measure of the total final goods and services produced in the economy। ठीक है, तो अगर हमें फाइनल एग्रीगेट लेवल जानना है कि कितना टोटल प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में हुआ है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट हमें करना है, तो हमें एक कॉमन क्या चाहिएगी, मेजरिंग रॉड चाहिएगी। यहाँ पे लिखा है ना, मेजर ऑफ द टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है, तो हमें एक कॉमन मेजरिंग रॉड चाहिए, यानी कि एक कॉमन हमें इंडिकेटर चाहिए जो सब लोग मतलब पूरी टोटल हम उससे हम जो भी गुड्स हैं और सर्विस, तो वी कैन नॉट एड मीटर्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस टू टन्स ऑफ राइस और अ नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स और मशीन्स, आवर कॉमन मेजरिंग रॉड इज मनी। ठीक है, तो हम कैसे एक क्राइटेरिया तो हमें सेट करना पड़ेगा ना, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। तो हमें कॉमन मेजरिंग रॉड क्या चाहिए, हम इसमें मीटर्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस कितना हुआ है, कितने टन्स ऑफ राइस प्रोड्यूस हुए, कितने नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैं या फिर मशीन्स हैं, तो हम वो कंसीडर ना करके हमें क्या करना पड़ेगा, आवर कॉमन मेजरिंग रॉड इज मनी, सिंस ईच ऑफ दीज कमोडिटीज इज प्रोड्यूस फॉर सेल। ठीक है, क्योंकि सारी कमोडिटीज को प्रोड्यूस क्यों किया जा रहा है, फॉर फर्दर सेल इन द मार्केट, तो सम टोटल ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू जो है इन डाइवर्स कमोडिटीज की, वो हमें एक मेजर दे देती है फाइनल आउटपुट। ठीक है, बट व्हाई आर वी टू मेजर फाइनल गुड्स ओनली, क्यों हम फाइनल गुड्स को ही कंसीडर करते हैं, क्यों हम फाइनल गुड्स को ही मेजर करते हैं। श्योरली इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो क्रूशियल इनपुट्स हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या है कि फर्दर प्रोडक्शन में काम में आने वाले हैं वो, राइट, into any production process and a significant part of our manpower and capital stock are engaged in production of these services, these goods। जैसा आपने 10th क्लास में पढ़ा था, बहुत अच्छे से आपने आई थिंक फर्स्ट सेकंड या फिर जो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला जो चैप्टर था, उसके अंदर आपने 10th में पढ़ा था हाउ डू वी कैलकुलेट नेशनल इनकम, हाउ डू वी कैलकुलेट जीडीपी, पूरा आपने पढ़ा था कि तीनों सेक्टर से कैसे इनकम जनरेट हो रही है। और शायद उसमें एक ब्रेड का आपको एक एग्जांपल भी दिया गया था। ठीक है, व्हीट फ्लोर, फिर वो जो फार्मर है, ठीक है, व्हीट को कन्वर्ट किया जा रहा है व्हीट फ्लोर में, फिर फ्लोर को कन्वर्ट किया जा रहा है डो में, फिर डो को कन्वर्ट किया जा रहा है ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर कितना प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और फाइनली जो प्रोडक्ट हमारे पास में आ रहा है वो ब्रेड। तो जो भी इनपुट उसमें लगे हैं ऑलरेडी इसकी कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती है, इसलिए हम फाइनल गुड्स को ही मतलब लेते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, राइट। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको पूरा मैचअप किया गया, पूरा समझाया गया है। श्योरली इंटरमीडिएट गुड्स आर क्रूशियल इनपुट्स हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में काम में आ रहे हैं, और उसमें मैन पावर भी लग रहा है और कैपिटल स्टॉक जो है वो भी एंगेज किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, राइट। However, since we are dealing with the value of output, we should realize that the value of the final goods already includes, जैसा कि जैसे मैंने अभी बताया कि हर एक प्रोसेस में, मैंने आपको अभी ब्रेड का एक एग्जांपल देके बताया, ठीक है, तो हर प्रोसेस में एक कॉस्ट ऐड हो रही है उसके अंदर। ठीक है, तो फाइनल गुड्स में वो रिफ्लेक्ट कर रही है वो कॉस्ट, इसलिए हम बार बार उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, डबल काउंटिंग होगा। ये हमने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, और फिर भी आपको अगर डाउट आ रहा है तो मैं 10th क्लास का ये चैप्टर फिर से एक्सप्लेन मतलब एक वीडियो बनाने वाली हूँ उस पे, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं, वो भी जाके वीडियो देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल। ओके, सो we should realize that the value of the final goods already includes the value of the intermediate goods। ठीक है, अब व्हीट को कन्वर्ट किया जा रहा है, व्हीट किससे लिया, फार्मर से लिया तो फार्मर को पे कर दिया। ठीक है, फिर व्हीट को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू अ व्हीट फ्लोर। ठीक है, तो उसको फिर जो कन्वर्जन जो रेट आ रही है उसको कन्वर्ट करने की फ्लोर में लाइक 2 रुपीज आई, तो वो भी उसमें ऐड हो गया, फर्दर 7 रुपीज हो गया।
ठीक है, फिर उसको डॉ में कन्वर्ट करें, फिर देन उसको ब्रेड में कन्वर्ट करें। तो हर एक स्टेप ऑफ मतलब प्रोसेस में, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है, इसकी कॉस्ट उसमें ऐड हो रही है। तो फाइनल जो वैल्यू निकलती है, ठीक है, उसमें वो सारे जो इनपुट्स लगे उसकी जो प्राइस है वो काउंट होके आ रही है, इसलिए हम लोग डबल काउंटिंग नहीं कर सकते, राइट। सो श्योरली इंटरमीडिएट गुड्स आर क्रूशियल इनपुट्स एंड टू एनी प्रोडक्शन प्रोसेस और अ सिग्निफिकेंट, ये मैंने पढ़ दिया है अभी। एंड however since we are dealing with the value of output, तो हमें रियलाइज होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स जो है ऑलरेडी इंक्लूड हो रहे हैं वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि प्रोडक्शन में एज अ इनपुट्स काम में आए हैं, राइट। काउंटिंग देम सेपरेटली विल लीड टू द एरर ऑफ डबल काउंट। अपन डबल काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उसकी वैल्यू ऐड होके आ रही है फाइनल इनपुट, फाइनल प्रोडक्शन में, ठीक है। काउंटिंग देम सेपरेटली, इससे क्या होगा, डबल काउंटिंग आएगा। whereas considering intermediate goods may be a fuller description of total economic activity, counting them will highly exaggerate the final value of our economic activity। तो क्या होगा, मिस कैलकुलेशन हो जाएगा, दो बार हम काउंट कर लेंगे उसको, डबल काउंटिंग होगा। तो एट दिस स्टेज इट इज इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस द concepts of stock and flow, right? Often we hear statements like average salary of someone is 10,000 or the output of the steel industry is so many tons or so many rupees in value, but these are incomplete statements because यहाँ पे clarity नहीं आ रहा है whether the income which is being referred to is yearly or monthly or daily income, और surely that makes a huge difference, right? तो यहाँ पे हमको इस important है कि हम क्या करें, concept वो करें, introduce करें like the stocks and flows। हम कई बार ये स्टेटमेंट सुनते हैं कि एवरेज सैलरी जो है किसी की वो 10,000 रुपीज है, या फिर जो आउटपुट है स्टील इंडस्ट्रीज का वो बहुत टन्स में है, या फिर वो बहुत ज्यादा मनी जनरेट कर रहे हैं, राइट, सो मेनी रुपीज इन वैल्यू। लेकिन ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। वी डोंट हैव क्लैरिटी हियर whether the income which is being referred to is yearly है, monthly है, daily है, and surely that makes a huge difference, right? So sometimes when the context is familiar, we assume that the time period is known and therefore do not mention it, ठीक है। Sometimes क्या पता हमें context कब familiar होगा, जब हम ये assume करेंगे कि time period हमें पता हो, ठीक है, तो therefore do not mention it, but inherent in all such a statement is a definite period of time। तो सारे statement में हमें क्या पता चल रहा है, time बहुत important है, time is very crucial, right? So otherwise such statements are meaningless। तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इनकम जो जनरेट हो रही है दैट इज मंथली, या प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर इनकम, हम यहाँ पे इनकम की बात कर रहे हैं क्योंकि मनी को ही हम एज अ मेजर कंसीडर कर रहे हैं। तो इनकम जो हो रही है वो मंथली हो रही है, डेली हो रही है, या फिर ईयरली हो रही है, या फिर हाफ ईयरली हो रही है, क्वार्टरली हो रही है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मीनिंगलेस है। दस इनकम और आउटपुट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कंसेप्ट हैं जो कि क्या करते हैं, दैट मेक्स सेंस ओनली व्हेन अ टाइम पीरियड इज स्पेसिफाइड, ठीक है। जो इनकम आ रही है, जो आउटपुट प्रोड्यूस आपने किया है, जो प्रॉफिट्स आपको आ रहे हैं, ये वो कंसेप्ट हैं जो सेंसिबल तभी होते हैं जब टाइम पीरियड को स्पेसिफाई किया जाता है, राइट। सो दीज आर कॉल्ड द फ्लोज। इनको हम क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से आप सुनेंगे, दीज आर कॉल्ड द फ्लोज बिकॉज दे अकर इन अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन इट, therefore we need to delineate a time period to get a quantitative measure of these, ठीक है। तो इसलिए हमें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड चाहिए ताकि हम क्वांटिटेटिव मेजर जान सके इनका, कि एक महीने में इतना प्रोडक्शन हुआ, राइट। So since a lot of accounting is done annually in an economy, many of these are expressed annually like annual profits or production, ठीक है। इसलिए lot of accounting होती है, annually होती है, annual basis पे होती है इकोनॉमी में, और इनको एनुअली ही एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर में ही इनको एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि एनुअल प्रॉफिट्स और प्रोडक्शन। फ्लोज आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन लेट्स मूव। इन कंट्रास्ट, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वंस प्रोड्यूस्ड डू नॉट वेयर आउट और गेट कंज्यूम इन अ डेलिनेटेड टाइम पीरियड। कंट्रास्ट अगर हम देखें, जो कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अगर एक बार प्रोड्यूस हो जाए तो डू नॉट वियर आउट और टू गेट कंज्यूम, ऐसा नहीं है कि एक बार मतलब प्रोड्यूस हो गए तो उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, कंज्यूम करना है। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो हमें डिफरेंट साइकिल ऑफ प्रोडक्शन में काम में आते हैं, ऐसा नहीं कि एक साल ही चलने वाला है, राइट। द बिल्डिंग और मशीन जो है फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, देयर कैन बी एन एडिशन टू और रिडक्शन फ्रॉम,
एडिशन भी हो सकता है आप कोई नई मशीन परचेज कर लें, या फिर हो सकता है कि कोई पार्ट हम रिप्लेस करते हैं जिससे उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ जाए, ठीक है। और क्या हो सकता है, वो खराब भी हो सकती है, तो दोनों ही चांसेस बनते हैं, ठीक है। देयर कैन बी एन एडिशन और reduction from these if a new machine is added or a machine falls in disuse and is not replaced, ठीक है। तो these if a new machine भी ऐड की जा सकती है, या फिर हो सकता है कि मशीन को डिसयूज किया जाए या फिर इसको रिप्लेस नहीं किया जाए, राइट। तो इनको हम बोलते हैं स्टॉक। आपको समझ में आया कि व्हाट इज फ्लो एंड स्टॉक। फ्लो क्या है कि पर्टिकुलर ईयर में। तो इन कंट्रास्ट कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वंस प्रोड्यूस, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स जो हैं वो हमें डिफरेंट साइकिल्स ऑफ प्रोडक्शन में काम में आते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग्स और जो मशीन है फैक्ट्री में इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो ये हमने अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो स्टॉक्स आर डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपको लर्न करना है। However, we can measure change in stock over a specific period of time। जैसे हमने देखा मशीनरी को रिप्लेस कर दिया, या फिर कुछ पार्ट ऐड कर दिया, या फिर नई मशीनरी लिया है, ठीक है। हाउ मेनी मशीन्स वर एडेड दिस ईयर, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टॉक, ठीक है। फ्लो क्या हो गया, प्रोडक्शन, ठीक है। स्टॉक क्या हो गया आपका, फिक्स असेट्स, मशीन, ठीक है। सच चेंजेस इन स्टॉक आर द फ्लो which can be measured over a specific time period। A particular machine can be a part of the capital stock for many years unless it wears out, but that machine can be a part of the flow of new machines added to the capital stock or for a single year when it was initially installed, ठीक है। जैसा कि हमने क्या पढ़ा, flows are defined over a period of time, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है context is familiar, मंथली हमने ईयरली निकाली है, इनकम उसकी वो निकाली है, ये हमने पूरा अभी डिटेल में पढ़ाई। और उसके कंट्रास्ट में हम जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं जो कि एक बार प्रोड्यूस होते हैं, डू नॉट वियर और गेट कंज्यूम इन अ डेलिनेटेड टाइम पीरियड। इनफैक्ट जो कैपिटल गुड्स हैं वो हमें बहुत सारी साइकिल्स ऑफ प्रोडक्शन में काम में आते हैं। तो स्टॉक्स क्या है, जो हमारे पास है मेंटेन। अब यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे जो चेंजेस होते हैं स्टॉक्स में वो क्या होते हैं, फ्लो, ठीक है, which can be measured over a specific time period, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफाइंड, the flows are defined over a period of time, right? So a particular machine to be used, a particular machine can be a part of the capital stock, ठीक है। एक पर्टिकुलर मशीन को हम कैपिटल स्टॉक मान सकते हैं फॉर द मेनी ईयर, जब तक वो खराब नहीं हो जाती। लेकिन दैट मशीन का अगर कैन बी अ पार्ट ऑफ द फ्लो बन जाए, ठीक है, ऑफ न्यू मशीन एडेड टू द कैपिटल स्टॉक ओनली फॉर अ सिंगल ईयर, जब उसको इनिशियली इंस्टॉल किया जाएगा, सिंगल ईयर में ही उसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, राइट, ऐड करेंगे। टू फर्दर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक वेरिएबल्स एंड द फ्लो वेरिएबल्स, एक फॉलोइंग एग्जांपल दिया है। सपोज एक टैंक है, उसको फिल किया गया है विद अ कॉमन वाटर कमिंग फ्रॉम अ टैप, ठीक है। टैप से पानी आ रहा है और उसको टैंक को फिल किया जा रहा है, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ वाटर जो कि फ्लो हो रहा है टैंक में फ्रॉम द टैप पर मिनट इज अ फ्लो। अब क्या स्पेसिफिकली टाइम यहाँ पे मेंशन किया है कि जो भी अमाउंट ऑफ वाटर, जो पानी टैंक में जा रहा है पर मिनट, यहाँ पे एक वर्ड दिया है पर मिनट, टाइम पीरियड, ठीक है, दैट इज फ्लो। लेकिन कितना वाटर है टैंक में एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज द स्टॉक, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको क्लैरिटी आ गई होगी यहाँ पे। To come back to our discussion on the measure of the final output, that part of our final output that comprises of capital stock constitutes gross investment of an economy. This is important, ठीक है। To come back to our discussion, जो measure है final output का, that part of our final output, जिसमें क्या है, that comprises of capital goods, उसको हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, constitute gross investment of an economy। तो इसमें क्या हो सकता है, दिस में भी, क्योंकि कैपिटल गुड्स की बात हो रही है, तो अगेन मशीन्स हो गई, टूल्स हो गए, इम्प्लीमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ऑफिस स्पेसेस हो गए, स्टोर हाउसेस हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, लाइक रोड, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स और जेटी। बट ऑल द कैपिटल गुड्स जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो अ सिग्निफिकेंट पार्ट जो है करंट आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स गोज इन मेंटेनिंग और रिप्लेसिंग पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो जितने भी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक एडिशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं कैपिटल स्टॉक में, जो कि ऑलरेडी हमारे पास में एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, होल इकोनॉमी का बता रहे हैं। सिग्निफिकेंट जो पार्ट है करंट आउटपुट का कैपिटल गुड्स का, उसको क्या किया जा रहा है, गोज इन मेंटेनिंग
या फिर कुछ पार्ट को रिप्लेस किया जा रहा है एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। ये क्यों किया जा रहा है? दिस इज बिकॉज द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक सफर so this is because the already existing capital stock suffers wear and tear that and needs maintenance and replacement। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है या तो उसमें wear tear हुआ है, कुछ खराबी हुई है, ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन अभी हम नीचे पढ़ ही रहे हैं, एंड नीड्स मेंटेनेंस, या तो वो मेंटेनेंस मांग रहा है, कोई भी हम जैसे एक्टिवा भी खरीदते हैं तो वो मेंटेनेंस मांगती है, ऐसे हम मशीनरी भी खरीदते हैं तो वो मेंटेनेंस मांगती है, या फिर वो आउटडेटेड हो जाती है तो रिप्लेसमेंट मांगती है। ठीक है, a part of the capital goods जो कि प्रोड्यूस हो रहा है this year goes for replacing of existing capital goods and it's not an addition to the stock of capital goods already existing and its value जो है वो क्या होगी, subtract होगी from the gross investment ताकि हम net investment पे आ पाए। ठीक है, so this is deletion which is made from the value of the gross investment in order to accommodate regular wear and tear of capital is called depreciation। simple language में समझिए, आप इसको confuse मत होइएगा। यहाँ पे जो नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है, जैसे आप एक्टिवा खरीदते हैं और हर महीने उसकी सर्विसिंग करवाते हैं, ठीक है, उसको रिपेयर करवाते हैं, कभी वायर टूट गया, कभी ब्रेक टूट गया, वैसे ही मशीनरी जो है जो प्रोडक्शन कर रही है, या तो मशीनरी आउटडेटेड हो गई तो उसमें कुछ हमने एक पार्ट नया लगवा दिया, या फिर उसको हमने रिप्लेस कर दिया, या फिर हमने उसको मेंटेन करने के लिए पैसा लगाया तो वियर एंड टीयर लगाया, दैट इज कॉल्ड, उसकी जो वैल्यू है लगातार क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, जैसे हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो 1 लाख जब हम उसको फर्दर रीसेल करेंगे तो हमें 1 लाख नहीं मिलना है, उस पर हर साल कुछ डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। ठीक है, दस जो न्यू एडिशन टू कैपिटल स्टॉक जो होता है इकोनॉमी में, उसको हम बोलते हैं इज मेजर्ड बाय द नेट इन्वेस्टमेंट और न्यू कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और क्या चाहिए, माइनस डेप्रिसिएशन। दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न इट, राइट। Let us examine this concept called depreciation or little more in detail. Let us consider a new machine that a firm invested। ठीक है, एग्जामिन करते हैं हम ये कंसेप्ट जो है डेप्रिसिएशन का और उसमें और डिटेल ऐड करते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ न्यू मशीन जो कि फर्म जिसमें इन्वेस्ट कर रही है। ये जो मशीन है मे बी इन सर्विस फॉर द नेक्स्ट 20 years हो सकता है, और हो सकता है कि आफ्टर दैट विच इट फॉल्स इनटू दिस रिपेयर एंड नीड्स टू बी रिप्लेस, हो सकता है 20 साल तक काम में आ जाए और फिर फर्दर से उसको रिपेयर नहीं करवा के हमें रिप्लेस करना पड़े। वी कैन नाउ इमेजिन कि अगर जो मशीन है बीइंग ग्रेजुअली यूज की जा रही है इन द ईच ईयर प्रोडक्शन प्रोसेस, और हर साल जो 1/20 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, so instead of considering a bulk investment for replacement after 20 years, we consider as annual bulk replacement। मतलब बल्क जो वो है इन्वेस्टमेंट जो है रिप्लेसमेंट के लिए वो हम एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसका एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट हर साल के लिए निकालते हैं। दिस इज द यूजुअल सेंस, जिसको हम बोलते हैं टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड एंड इनहेरेंट इन इट्स कंसेप्शन इज द एक्सपेक्टेड जो लाइफ है पर्टिकुलर कैपिटल गुड्स की। जैसे 20 years हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया ऑफ द मशीन, तो डेप्रिसिएशन इज दस एन एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 वाला जो था वो एक्सप्लेनेशन दिया है। दिस इज हाउ इकोनॉमिस्ट डिफाइन इन्वेस्टमेंट। दिस मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद द कॉमनप्लेस नोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच इंप्लाइज यूजिंग मनी टू बाय फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स। दस द यूज जो है इन्वेस्टमेंट का टू डिनोट द परचेज ऑफ शेयर, ठीक है, जो कि क्या डिनोट करता है कि आपने परचेज किया या तो शेयर या प्रॉपर्टी, इवन या फिर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, has nothing to do with how economists define investment. Investment for us is always capital formation. ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही है कि आप कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, a gross और net addition of capital stock, right? तो यहाँ पे इन अदर वर्ड्स ये क्या है, ये कॉस्ट है गुड्स की डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। इसको हम और अभी डिटेल में पढ़ेंगे। नोटिस हियर दैट डेप्रिसिएशन क्या है, इज एन अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि हर साल हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। नो रियल एक्सपेंडिचर मे हैव एक्चुअली बीन इनकर्ड ईच ईयर। रियल एक्सपेंडिचर हम उस पर हर साल नहीं लगा रहे हैं, ये डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो नो रियल एक्सपेंडिचर मे हैव एक्चुअली बीन इनकर्ड ईच ईयर, या डेप्रिसिएशन को हम एनुअली, ऐसा जरूरी नहीं है कि रियल में ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, हर साल उसमें कुछ ना कुछ पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हम डेप्रिसिएशन हर साल के लिए काउंट करेंगे, राइट। So economy may be thousands of enterprises with widely varying periods of life of their equipment in any particular year. Some enterprises are actually making the
bulk replacement spending. So then we can realistically assume that there will be a steady flow of actual replacement spending, which is more or less match the amount of annual depreciation being accounted for in that economy. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पर्टिकुलर यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी दिया है, 1000 ऑफ एंटरप्राइजेस हैं जिनके वाइडली वेरिंग पीरियड्स, यानी कि वेरिंग मतलब डिफरेंसेस हैं, कोई 20 इयर्स का है टाइम पीरियड किसी इक्विपमेंट का, किसी का 10 इयर्स का है, किसी का 5 इयर्स का है, किसी का 1 ईयर का है, ठीक है. सो ऑफ देयर इक्विपमेंट इन एनी पर्टिकुलर ईयर, सम एंटरप्राइजेस जो है एक्चुअली मेकिंग द बल्क रिप्लेसमेंट स्पेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है. बल्कली वो क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, मशीनरीज को स्पेंड कर रहे हैं, उसके लिए उनको स्पेंड तो करना पड़ेगा. सो दैट वी कैन से रियलिस्टिकली अज्यूम हम कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, देयर विल बी अ स्टेडी फ्लो ऑफ एक्चुअल रिप्लेसमेंट स्पेंडिंग हो रहा है यहाँ पे, विच विल बी मोर और लेस मैच ऑफ द एनुअल डेप्रिसिएशन बीइंग काउंटेड फॉर इन दैट इकोनॉमी. ठीक है. नाउ अगर हम इफ वी गो बैक टू आवर डिस्कशन ऑफ टोटल फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, हम ये देखेंगे दैट देयर इज आउटपुट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज एंड आउटपुट ऑफ कैपिटल. ये आपको क्लियर हो गया कि किसका आउटपुट होगा, या तो कैपिटल गुड्स का होगा या फिर कंज्यूमर गुड्स का होगा, राइट. कंज्यूमर गुड्स सस्टेन द कंजम्पशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द इकोनॉमी. कंजम्पशन गुड्स क्या कर रहे हैं, जितनी भी एंटायर पॉपुलेशन है इकोनॉमी में, ठीक है, उनके नीड्स को पूरा कर रहे हैं, उनके नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं. तो परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द कैपेसिटी, ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल टू स्पेंड ऑन दीज गुड्स, व्हिच इन टर्न डिपेंड्स ऑन देयर इनकम. ठीक है. अगर आज कोई भी गुड्स हमें खरीदना है मार्केट से, ठीक है, लाइक मुझे कुछ भी खरीदना है, ठीक है, या आपको कुछ भी खरीदना है, लेकिन अगर आपके पास से परचेजिंग पावर नहीं है, आपके पास से पेइंग कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, तो आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते. इवन आप उसको परचेज ही नहीं कर सकते, तो आप कंज्यूम क्या करें, राइट. तो यहाँ पे जो भी स्पेंडिंग है ऑन द पीपल पॉइंट ऑफ व्यू, इट डिपेंड्स टोटली ऑन देयर इनकम. ठीक है. द अदर पार्ट ऑफ द फाइनल गुड्स, द कैपिटल गुड्स जो है वो कौन परचेज कर रहा है, मेनली मशीन कौन परचेज कर रहा है, बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस. और वो किस लिए यूज कर रहे हैं, दे आर यूज ईदर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कैपिटल स्टॉक, या तो वो कैपिटल स्टॉक को मेंटेन करने के लिए यूज कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि वीआर और टीआर तो होता ही है उसमें, और दे आर यूज फॉर एडिशन, या फिर वो एडिशनल मशीनरी खरीद रहे हैं अपने कैपिटल स्टॉक को बढ़ाने के लिए, राइट. तो इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड से इन अ ईयर जो टोटल प्रोडक्शन है फाइनल गुड्स का, वो क्या हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन हो सकता है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है. अगर कैपिटल गुड्स पे पैसा लगाया जा रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और कंज्यूमर गुड्स पे पैसा लगाया जा रहा है तो वो कंजम्पशन, राइट. So this implies that there is a trade-off in an economy produces more of consumer goods, it is producing less of capital goods or vice versa. ठीक है. तो ये क्या हुआ, there is a trade-off. तो इकोनॉमी में if an economy, अगर इकोनॉमी प्रोड्यूस करे ज्यादा कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, इट इज प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ, या तो फिर क्या होगा, कैपिटल गुड्स कम प्रोड्यूस होंगे जब कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे, और वाइस वर्सा. ठीक है. सो इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट more sophisticated heavy capital goods जो है raise the ability of a laborer to produce goods. ठीक है. तो ये जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि जो ज्यादा sophisticated और heavy capital goods हैं वो एक raise the ability of a laborer, ठीक है, वो क्या करता है, कोई भी मशीन होगी तो वो क्या करेगी, हमारी स्किल को एनहांस कर देगी, मीन्स ताकि हम अच्छे से गुड्स को प्रोड्यूस कर पाए, वो हमें सिंप्लीफाई कर देगी प्रोडक्शन प्रोसेस को, राइट. जो ट्रेडिशनल वीवर होगा वो मंथ लगाएगा एक साड़ी को मतलब वीव करने में, ठीक है, बुनने में. बट मॉडर्न मशीनरी के साथ में 1000 ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग एक ही दिन में प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द हैंडमेड प्रोडक्ट्स एंड द मशीन मेड प्रोडक्ट्स. तो where we are, they are used either for the maintenance of the capital stock because there are wear and tear of it. ये हमने पूरा पढ़ ही लिया है. So this implies that there is a trade-off. ये भी हमने पढ़ा. It is generally observed that more sophisticated and heavy goods raise the ability of a labor to produce the goods. Traditional weaver जो होगा वो एक साड़ी बना लेगा, ये भी हमने पढ़ा है, लेकिन मशीन की हेल्प से वो 1000 of pieces in a day produce कर सकता है, right? So decades were taken up to construct the great historical monuments like pyramids, और decades लग गए, ठीक है, उनको ताजमहल को कंस्ट्रक्ट करने से, ठीक है, पिरामिड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. लेकिन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मशीनरी से एक स्काई स्क्रैपर इन फ्यू इयर्स में ही बनाया जा सकता है. मोर प्रोडक्शन ऑफ न्यूअर वेराइटीज ऑफ कैपिटल गुड्स देयरफॉर वुड हेल्प इन द ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. ठीक है.
तो मोर प्रोडक्शन ऑफ न्यूअर वेराइटीज ऑफ कैपिटल गुड्स की हेल्प से, यानी कि अगर लेटेस्ट मशीनरी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स का बहुत जो प्रोडक्शन है उसको हम कई गुना बढ़ा सकते हैं, राइट? बट aren't we contradicting ourselves? Earlier we have seen how of the total output of the final goods and an economy, अगर लार्ज शेयर जो है वो प्रोडक्शन होगा किसका, कैपिटल गुड्स का, तो स्मॉलर शेयर अवेलेबल होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। ये तो हमें पता ही है, वाइस वर्सा रहेगा। तो एंड नाउ वी आर सेविंग, अगर कैपिटल गुड्स को हम ज्यादा सेव करें इसका मतलब we would mean more consumer goods. So there is no contradiction here. However, what is important here is the element of time. तो पर्टिकुलर टाइम में अगर हम देखें गिवन लेवल ऑफ आउटपुट जो है इकोनॉमी में, ये ट्रू है कहने के लिए कि इफ मोर कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूस होंगे, लेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, तो ये क्या होगा, अगर ज्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो कंज्यूमर गुड्स कम प्रोड्यूस होंगे, अगर कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो कैपिटल गुड्स कम प्रोड्यूस होंगे। सो प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स वुड मीन दैट कि जो फ्यूचर है, जो लेबरर्स हैं उनके पास में कैपिटल इक्विपमेंट ज्यादा होंगे ताकि वो इजीली उससे वर्क कर पाए, मतलब ज्यादा अच्छे से काम कर पाए, राइट? सो वी हैव सीन दैट दिस लीड्स टू अ हायर कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो कैपेसिटी बढ़ गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, क्योंकि अगर कैपिटल गुड्स ज्यादा होंगे फ्यूचर में तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है? हायर कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस विद द सेम नंबर ऑफ लेबरर्स। तो दस टोटल आउटपुट, टोटल इनपुट जो है वो हायर होगा एज कंपेयर टू द केस व्हेन लेस कैपिटल गुड्स वर प्रोड्यूस, ठीक है? अगर टोटल आउटपुट हायर है तो अमाउंट जो है कंज्यूमर गुड्स का वो श्योरली भी हायर होगा, ठीक है? अगर टोटल आउटपुट हायर है तो जो अमाउंट है कंज्यूमर गुड्स का वो भी हायर होगा। अब यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट समझाया गया कि डेप्रिसिएशन जो है अनएक्सपेक्टेड और सडन डिस्ट्रक्शन या डिसयूज हो गया कैपिटल का, उसको कंसिडरेट नहीं करता है, उसको कंसिडर नहीं करता है, डज नॉट टेक इनटू अकाउंट। जैसे एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल कैलामिटीज हो गई, ठीक है? वी आर मेकिंग अ रेदर सिंपल असम्पशन यहाँ पे ले रहे हैं कि कांस्टेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल जो वैल्यू है एसेट की उसके बेसिस पे ही लिया जाता है, राइट? और अदर मेथड्स भी हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, राइट? तो यहाँ पे अगर हम देखें जो इकोनॉमिक साइकिल है नॉट ओनली रोल्स ऑन, बल्कि जो हायर प्रोडक्शन अगर होगा कैपिटल गुड्स का वो कंट्री को मतलब इकोनॉमी को और इनेबल करेगा एक्सपैंड होने के लिए, ठीक है? तो इट इज पॉसिबल कि हम क्या कर सकते हैं, अनदर व्यू हम देखें सर्कुलर फ्लो का इन डिस्कशन वी हैव मेड सो फार। तो हम यहाँ पे क्या डील कर रहे हैं विद ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि मार्केट में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है? जो क्रूशियल फैक्टर है सेल को बढ़ाने का, मतलब जिसकी डिमांड मार्केट में आ रही है, ठीक है, बैक बाय द परचेजिंग पावर। लेकिन किससे, अगर इनकम होगी तो ही कोई परचेज कर पाएगा, राइट? तो सबके पास में क्या होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, यानी कि परचेजिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है, कमोडिटीज को परचेज करने के लिए। तो वंस नीड फॉर कमोडिटीज जो है उसको हम मार्केट से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी खुद की पेइंग कैपेसिटी होगी तभी वो गुड्स को क्या कर पाएंगे, खरीद पाएंगे, ठीक है, बाय कर पाएंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट वंस जो एबिलिटी है कमोडिटीज को बाय करने के लिए वो कहां से आती है, कम्स फ्रॉम द इनकम, ठीक है? जैसे वन अर्न एज लेबरर, ठीक है? लेबरर अगर काम कर रहा है तो उसको क्या देना पड़ रहा है, फैक्ट्री ओनर को वेजेस देने पड़ रहे हैं, ठीक है? एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है? लैंडलॉर्ड को क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। ओनर जो है वो क्या कमा रहा है, ठीक है, ओनर ऑफ, ठीक है? तो ओनर ऑफ कैपिटल जो है वो क्या अर्न कर रहा है, इंटरेस्ट अर्न कर रहा है। इन शॉर्ट जो इनकम है दैट पर्सन अर्न एज ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो आर यूज फॉर देम, क्या कर रहे हैं, वो अपनी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को पूरा कर रहा है, ठीक है? तो हमने तो ये पढ़ाई था, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th क्लास इन पालमपुर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था। सो वी कैन सी सर्कुलर फ्लो हो रहा है यहाँ पे जो कि फैसिलिटेट कर रहा है, कौन कर रहा है, फैसिलिटेट, मार्केट फैसिलिटेट कर रहा है। सिंपली अगर हम फॉर्म की डिमांड देखें फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू रन द प्रोडक्शन प्रोसेस क्रिएट पेमेंट टू द पब्लिक, ठीक है? तो इन टर्न जो पब्लिक डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की वो किसके लिए पेमेंट क्रिएट कर रही है, क्रिएट पेमेंट फॉर द फॉर्म, ठीक है? और इनेबल द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, ठीक है? वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको वो सेल कर रहे हैं, ठीक है? उससे उनको इनकम जनरेट हो रही है। तो इनकम कौन जनरेट कर रहा है, पब्लिक, ठीक है? सो द सोशल एक्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन आर इंट्रिकेटली लिंक्ड, ठीक है? जो सोशल एक्ट है कंजम्पशन का और प्रोडक्शन का ये दोनों क्या है, लिंक्ड है, ठीक है? तो इनफैक्ट क्या है, सर्कुलर कॉजेशन है, ठीक है? घूम फिर के प्रोडक्शन हो रहा है, फिर वापस से सेल हो रहा है, फिर प्रोडक्शन हो रहा है, फिर सेल हो रहा है, तो ये सर्कुलर फ्लो चल रहा है, राइट? जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का इकोनॉमी में वो क्या कर रहा है, फैक्टर पेमेंट फॉर दोज जो की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है और जनरेट गुड्स एंड सर्विसेज एज द आउटकम ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है?
ये हमने पढ़ी लिया ऊपर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जो इनकम जनरेट की जा रही है उससे कैपेसिटी क्रिएट हो रही है ताकि क्या कर सके, वो परचेज कर सके फाइनल कंजम्पशन गुड्स एंड इनेबल देयर सेल बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन। ठीक है, तो जितना ज्यादा सेल होगा, मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है वो मार्केट पे बेच रहा है, मीन सेल कर रहा है, ठीक है, और जो कंज्यूमर है वो उसको खरीद रहा है क्योंकि इसकी परचेजिंग कैपेसिटी, तो प्रोड्यूसर के पास में क्या आ रही है, इनकम आ रही है, और कंज्यूमर क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है अपनी परचेजिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो इनकम आ रही है उससे वापस से प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, फिर फर्दर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये पूरी जो साइकिल है, ये पूरा सर्कुलर फ्लो है, वो हमारी इकोनॉमी में चल रहा है। तो जो कैपिटल गुड्स जो जनरेट हो रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो प्रोड्यूसर्स को ज्यादा इनकम प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, वेजेस एंड प्रॉफिट इन अ सिमिलर मैनर। तो कैपिटल गुड्स है एड टू और जो मेंटेन कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, वो प्रोडक्शन को और कमोडिटीज को, दूसरी कमोडिटीज की प्रोडक्शन को पॉसिबल कर रहे हैं। ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बताया गया इकोनॉमी का प्रीवियस सेक्शन में, वो हमें एक रफ आइडिया लग गया है कि हमारी इकोनॉमी कितनी सिंपल है। विदाउट अ गवर्नमेंट एक्सटर्नल ट्रेड जो है एनी सेविंग्स में फंक्शन, लेकिन जो हाउस होल्ड रिसीव देयर पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज दे परफॉर्म फॉर द लेटर। जो हाउस होल्ड हैं जिनको पेमेंट मिल रहा है फर्म से प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए, फर्दर वो क्या कर रहे हैं, दे परफॉर्म फॉर द लेटर। एज हमने मेंशन किया है कि फंडामेंटली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कंट्रीब्यूशन जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो। क्या होता है, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन बाय द ह्यूमन लेबर। ठीक है, फिर रेन्यूमरेशन हो गया, इसको हम वेज बोलते हैं। ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन जो कि कैपिटल मेड बाय द कैपिटल, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट हो गया, रेम्यूनरेशन उसका। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फिक्स्ड नेचुरल रिसोर्स जिसको हम लैंड कहते हैं, इसको लैंड का हमें क्या देना है, रेंट देना है, रेम्यूनरेशन। तो सिंप्लीफाइड इकोनॉमी में एक ही चीज ऐसी है, एक ही वे है जिसमें हाउस होल्ड जो है वो डिस्पोज करते हैं ऑफ देयर अर्निंग्स, वो क्या करते हैं, अपनी एंटायर इनकम जो है गुड्स और सर्विसेज जो हमारी डोमेस्टिक फर्म्स प्रोड्यूस कर रही है वहां पे वो स्पेंड करते हैं। अदर चैनल्स जो है डिस्पोजिंग ऑफ देयर इनकम वो क्लोज है। वी हैव अज्यूम्ड दैट हाउस होल्ड जो है वो सेव नहीं कर रहे हैं, वो कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट को क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं है, नीदर और दे पुट इंपोर्टेड गुड्स एंड देयर इज नो एक्सटर्नल ट्रेड नहीं है इन सिंपल इकोनॉमी। लेकिन दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है यूज देयर रेम्यूनरेशन, वो अपने रेम्यूनरेशन को बाय कर रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं टू बाय द फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज जो कि विच दे असिस्टेड इन प्रोड्यूसिंग। ठीक है, तो एग्रीगेट जो कंजम्पशन, एग्रीगेट मींस यहाँ पे टोटल जो कंजम्पशन है हाउस होल्ड का इकोनॉमी में, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म इन द इकोनॉमी। ये होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो एंटायर इकोनॉमी है देयरफॉर कम्स बैक टू द प्रोड्यूसर इन द फॉर्म ऑफ सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए ये ए दिया है, ये बी दिया है, यहाँ पे स्पेंडिंग दिया, यहाँ पे फैक्टर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। ठीक है, हम सिंपल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ए एंड बी दिया है। ठीक है, फर्म्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, फैक्टर ऑफ पेमेंट। ठीक है, फर्म क्या कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ पेमेंट कर रहे हैं किनको, हाउस होल्ड को। गुड्स और सर्विसेज कौन कंज्यूम कर रहे हैं, हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पेंडिंग हो रही है यहाँ पे और ये लोग क्या यूज कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज यूज कर रहे हैं, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो एंटायर इनकम ऑफ द इकोनॉमी देयरफॉर कम बैक टू द प्रोड्यूसर इन द फॉर्म ऑफ सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, जो एंटायर इनकम है इकोनॉमी की वो कहाँ पे आती है, प्रोड्यूसर के पास में आती है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट में सेल कर रहे हैं। उनको कौन यूज कर रहा है, हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज नो लीकेज फ्रॉम द सिस्टम, कोई लीकेज नहीं है यहाँ पे। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट द फर्म्स हैड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है उस अमाउंट में जो कि फर्म क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम, विच इज द सम टोटल ऑफ रेम्यूनरेशन जो कि अर्न किया है बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जो एग्रीगेट कंजम्पशन है, टोटल जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, दे रिसीव एज सेल्स रेवेन्यू। नेक्स्ट पीरियड जो है फर्म विल अगेन प्रोड्यूस गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में वो क्या करेंगे, फर्म्स जो हैं वो फिर से गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रेम्यूनरेशन देंगे। अच्छे से समझिएगा, ये जो रेम्यूनरेशन है इसको वापस से यूज किया जाएगा टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, किसी भी लेबर को पे किया, ठीक है, क्योंकि वो उसको मजदूरी मिल रही है, उसके चक्कर में उसको वेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। अब लेबर क्या करेगा, वो भी तो कंज्यूम करेगा ना कुछ गुड्स और सर्विसेज को, तो वापस से गुड्स और सर्विसेज के लिए वो पैसा वहां पे लगाएगा। तो हेंस ईयर एंड आफ्टर ईयर हम इमेजिन कर सकते हैं एग्रीगेट इनकम ऑफ द इकोनॉमी जो है गोइंग थ्रू द टू सेक्टर्स फर्म्स एंड हाउस होल्ड इन अ सर्कुलर वे, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन दिस डायग्राम। ठीक है, तो
फिगर 2.1 में भी आपको बताया गया है कि जो इनकम स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म, ये इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो कि फर्म रिसीव करता है। ठीक है, जो वैल्यू है एक्सपेंडिचर का वो किसके उसमें इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। वी कैन इक्विवेलेंटली मेजर द एग्रीगेट इनकम बाय कैलकुलेटिंग एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। ठीक है, एग्रीगेट मतलब टोटल वैल्यू, तो टोटल जो रेवेन्यू रिसीव हो रहा है फर्म को वो किससे पेड आउट हो रहा है, पेड आउट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट इनकम। ठीक है, तो इन द फिगर 2.1 हमने ये देखा कि अपर मोस्ट जो एरो है गोइंग फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म। ठीक है, हाउस होल्ड से किसकी तरफ जा रहा है, फर्म की तरफ जा रहा है, रिप्रेजेंटिंग कि जो स्पेंडिंग हो रहा है हाउस होल्ड का अंडरटेक टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। सेकेंड एरो जो है वो कहां से जा रहा है, फर्म से जा रहा है हाउस होल्ड को इन द काउंटर पार्ट ऑफ द एरो अबव। तो ये स्टैंड करता है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फ्लो हो रही है फर्म से हाउस होल्ड को। दूसरे शब्दों में अगर हम बोले जो फ्लो है इज व्हाट द हाउस होल्ड आर गेटिंग फ्रॉम द फर्म, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इन शॉर्ट जो टू एरोज है टॉप रिप्रेजेंट द गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट, जो एरो अबव रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज और एरो जो बिलो दिया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो टू एरोज एट द बॉटम जो दिया है डायग्राम के सिमिलरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो ये आपको दिए हुए हैं। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, सो द टू एरोज एट द बॉटम डायग्राम सिमिलरली रिप्रेजेंट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मार्केट। लोअर मोस्ट जो एरो है वो कहां से जा रहा है, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रहा है, वो सिंबलाइज कर रहा है सर्विसेज जो कि हाउस होल्ड रेंटर कर रही है फर्म को, राइट। तो यूजिंग दीज सर्विसेज जो फर्म्स है वो आउटपुट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जो एरो अबव बता रहा है वो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जा रहा है, वो पेमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है पेड बाय द फर्म टू द हाउस होल्ड फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द लेटर। ये देखिए स्पेंडिंग वाला। ठीक है, तो ये हर एक एरो को समझाया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा इसमें समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो सिंस द सेम अमाउंट ऑफ मनी रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सर्कुलर वे में चल रहा है, अगर हम एस्टिमेट लगाएं एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक ईयर में प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें एनुअल वैल्यू जो है फ्लोज का एट एनी ऑफ द डॉटेड लाइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है डायग्राम में। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपको पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है कि फिगर 2.1 जो अपर मोस्ट एरो है ये मैं आपको पूरा पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया है। Since the same amount of money representing the aggregate value of goods and services is moving in a circular way, तो ये तो हमें क्लैरिटी आ गई। अगर हम एस्टिमेट करना चाहें एस्टिमेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक ईयर में जो प्रोड्यूस हुआ है, तो हमें एनुअल वैल्यू ऑफ फ्लोज जो है एट एनी ऑफ द डॉटेड लाइंस इंडिकेटेड इन द डायग्राम वी कैन मेजर द अपर मोस्ट फ्लो एट पॉइंट ए। जो अपर मोस्ट पॉइंट दिया है ए, यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द स्पेंडिंग जो फर्म ने किया है दैट द फर्म रिसीव फॉर द, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो ये जो मेथड होता है इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, जो सर्कुलर फ्लो हमने पढ़ा पूरा, इफ वी मेजर द फ्लो एट बी, अगर हम जो बी पे अगर फ्लो मेजर करें, एक तो दिया है आउटसाइड और एक दिया है इनसाइड। ठीक है, तो अगर हम बी पे फ्लो मेजर करें तो एग्रीगेट जो वैल्यू होगी फाइनल एंड गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल द फर्म वो क्या होगी, विल बी द प्रोडक्ट मेथड। आपको क्लैरिटी आई यहाँ पे। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड जो है इसमें हमें क्या करना है, मेजर द अपर मोस्ट फ्लो एट पॉइंट ए। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, मेजरिंग कर रहे हैं एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग। स्पेंडिंग लिखा है ना यहाँ पे, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अगर हम फ्लो मेजर कर रहे हैं बाय बी एट बी, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल एंड गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस, ये लिखा हुआ है देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, और एट सी जो सम टोटल है ऑफ ऑल द फैक्टर पेमेंट विल बी कॉल्ड एज इनकम मेथड। एट सी हम देखिए जो फैक्टर पेमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पेमेंट मेथड। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी। तो हम एग्रीगेट स्पेंडिंग जो है इकोनॉमी में वो इक्वल होगा किसके, एग्रीगेट इनकम जो कि अर्न हो रही है बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फ्लोज हैं वो इक्वल होंगे एट ए और सी। ठीक है, जो फ्लोज हैं ए और सी पे, ए पे
और सी पे जो ये फ्लोज दिख रहे हैं हमें, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो हाउस होल्ड है वो डिसाइड करता है कि वो ज्यादा गुड्स और सर्विसेज पे क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा या स्पेंड करेगा प्रोड्यूस बाय द फर्म। तो फॉर द टाइम बीइंग कि हम ये क्वेश्चन इग्नोर कर दें कि वेयर दे वुड फाइंड द मनी टू फाइनेंस एक्स्ट्रा स्पेंडिंग, जो है वो वहां से वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, दे मे हैव बोरोड द मनी टू फाइनेंस द एडिशनल स्पेंडिंग, करने के लिए उसको मनी बोरो करना पड़ेगा। नाउ अगर वो ज्यादा स्पेंड कर रहा है गुड्स और सर्विसेज पे, तो फर्म को भी ज्यादा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा टू मीट द एक्स्ट्रा डिमांड। ठीक है, ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो दे विल प्रोड्यूस मोर, और फर्म्स को भी क्या करना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देने पड़ेंगे। तो हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो फर्म पे करेगी, तो जो एडिशनल फैक्टर पेमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो एडिशनल फैक्टर पेमेंट है वो किसके इक्वल होगा, जो भी एडिशनल गुड्स और सर्विसेज को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो हाउस होल्ड्स हैं वो उनको एक्स्ट्रा अर्निंग मिलेगी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द इनिशियल एडिशनल स्पेंडिंग, जो कि वो कर रहे थे। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो जो हाउस होल्ड्स हैं कैन वो डिसाइड करेंगे कि ज्यादा स्पेंड करें, स्पेंड बियॉन्ड देयर मीन्स, तो इन द एंड जो इनकम होगी वो राइज होगी एग्जैक्टली उस अमाउंट से जो कि नेसेसरी है एक्स्ट्रा स्पेंडिंग के लिए। तो पुटिंग इट डिफरेंटली, जो इकोनॉमी है वो डिसाइड करती है, डिसाइड करेगी कि टू स्पेंड मोर देन द प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम, बट बाय डूइंग सो ये जो इनकम है इवेंचुअली राइज होगी टू द लेवल कंसिस्टेंट विद द हायर स्पेंडिंग लेवल। ठीक है, तो दिस मे सीम अ लिटिल पैराडॉक्सिकल एट फर्स्ट, लेकिन अगर इनकम जो है वो सर्कुलर फैशन में मूव हो रही है तो it is not difficult to figure out the rise in the flow at one point must eventually lead to a rise in the flow at all levels. ऐसा नहीं एक ही पॉइंट पे वो प्रोडक्शन राइज हो रहा है, एंड इन द एंड देयर इनकम जो होगी वो राइज होगी बाय द अमाउंट व्हिच इज नेसेसरी टू कैरी आउट द एक्स्ट्रा स्पेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पुटिंग इट डिफरेंटली जो इकोनॉमी है वो डिसाइड करेगी कि वो उनको ज्यादा स्पेंड करना है टू द प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम। ये मैं आपको अभी भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो सर्कुलर फैशन तक हमारा हो गया था। दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ हाउ द फंक्शनिंग ऑफ अ सिंगल इकोनॉमिक एजेंट हाउस होल्ड में डिफर फ्रॉम द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, अगर ऑब्वियसली अगर हम पूरे होल इकोनॉमी की बात करें तो फंक्शन डिफरेंट होगा, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो जो भी फंक्शनिंग होगा वो डिफरेंट होगा, राइट। सो दिस इज यहाँ पे दिया द फॉर्मर द स्पेंडिंग गेट्स रिस्ट्रिक्टेड बाय द इन द फॉर्मर द स्पेंडिंग गेट्स रिस्ट्रिक्टेड बाय द इंडिविजुअल इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड। ठीक है, लेकिन इट कैन नेवर हैपन एट अ सिंगल वन डिसाइड टू स्पेंड मोर, दिस लीड्स टू एन इक्विवेलेंट राइज इन हर इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल के अगर उसमें देखें तो यहाँ पे वो चीज वर्क इंडिविजुअल लेवल पे अलग वर्क करेगी और इकोनॉमिक लेवल पे मतलब होल इकोनॉमी की अगर हम कंसेप्ट पे बात करें तो वहां पे वो चीज अलग वर्कआउट करेगी। ठीक है, तो वी शैल स्पेंड टाइम ऑन हाउ, तो हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि एग्रीगेट जो स्पेंडिंग है उससे जो एग्रीगेट चेंजेस आ रहे हैं इन द इनकम द लेटर चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो अब मेंशन स्केची जो इलस्ट्रेशन है इकोनॉमी का वो एडमिट करता है सिंपलीफाइड वन। ये जो स्टोरी है ये हमें डिस्क्राइब करती है फंक्शन ऑफ द इमेजिनरी इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। ये आपका एग्जाम में आ सकता है। तो ये क्लियर है कि जो मॉडल है वो डिस्क्राइब नहीं करता है एक्चुअल इकोनॉमी डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल जो मॉडल है वो अज्यूम करता है कि जो हाउस होल्ड है वो सेव नहीं करता है, जबकि ऐसा होता नहीं कि हर जना गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा है क्या, सेविंग नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सिंपलीफाइड आपको सिंपल इकोनॉमी की यहाँ पे बात की गई है। नो ट्रेड विद अदर कंट्रीज, यहाँ पे एक्सपोर्ट की भी बात नहीं कर रहे हैं, इम्पोर्ट की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो हाउएवर जो मॉडल है वो डू नॉट वांट टू कैप्चर एन इकोनॉमी इन इट्स वेरी माइन्यूट डिटेल्स यहाँ पे नहीं ली जा रही है। उनका पर्पस ये है कि वो एसेंशियल फीचर्स जो है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम का वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। बट एक जने को कॉशियस रहना चाहिए नॉट टू सिंप्लीफाई द मैटर्स इन सच अ वे दैट मिस रिप्रेजेंट द एसेंशियल नेचर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का उसमें फुल ऑफ मॉडल्स से भरा हुआ है। तो इन मेनी ऑफ इट विल बी प्रेजेंटेड इन दिस बुक। तो वन टास्क जो है ऑफ एन इकोनॉमिस्ट वो क्या करे, फिगर आउट करे कि कौन सा मॉडल रियल लाइफ सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है, राइट। हर मॉडल हर इकोनॉमी में वर्कआउट नहीं कर सकता है। तो अगर हम सिंपल मॉडल मेथड को डिस्क्राइब करें, अगर हम चेंज करते हैं, इंट्रोड्यूस सेविंग इंट्रोड्यूस करते हैं,
तो उसका पूरा प्रिंसिपल जो कंक्लूजन है वो चेंज हो जाएगा। एग्रीगेट जो एस्टिमेट है, टोटल जो एस्टिमेट है इनकम का इकोनॉमी में, वो सेम रहेगा अगर हम डिसाइड करें कैलकुलेट करने का, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। ठीक है, इट टर्न्स आउट दैट दिस कंक्लूजन जो होगा वो चेंज नहीं होगा फंडामेंटल वे में। तो नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड एन इकोनॉमिक सिस्टम, कोई मैटर नहीं रखता है कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, जो एनुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का जो हम एस्टिमेट करते हैं हर तीनों मेथड से वो सेम रहता है। ठीक है, तो वी हैव दैट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में, उसको हम 3 मेथड से कैलकुलेट करते हैं। अब हम कैलकुलेट पूरा डिटेल में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट और वैल्यू मेथड में देखिए, प्रोडक्ट मेथड में हम एग्रीगेट मतलब टोटल जो एनुअल वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हुई है एक साल में इन अ यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, वो हम कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोड्यूसर, जैसे मान लीजिए 2 तरह के प्रोड्यूसर थे इकोनॉमी। एक है वीट प्रोड्यूसर जिसको फार्मर हो गया, एक ब्रेड मेकर और बेकर हो गया। मैंने आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। वीट प्रोड्यूसर क्या करेगा, वीट को ग्रो करेगा, ठीक है, एंड उसको इनपुट नहीं चाहिए अदर देन द ह्यूमन लेबर। ठीक है, वीट को प्रोड्यूस करने में क्या चाहिए, फार्मर ही तो चाहिए ना, उसको लेबर ही तो चाहिए। दे सेल अ पार्ट ऑफ द वीट टू द बेकर, ठीक है, वो पार्ट ऑफ द वीट किसको सेल आउट कर देगा, बेकर को सेल आउट कर देगा, राइट। तो जो बेकर्स है उसको एनी अदर रॉ मटेरियल नहीं चाहिए बिसाइड्स वीट टू प्रोड्यूस ब्रेड। तो सपोज करते हैं अगर एक साल में जो टोटल वैल्यू है वीट का जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है वो 100 है, ठीक है, आउट ऑफ दिस दे हैव सोल्ड 50 वर्थ ऑफ वीट टू द बेकर। ठीक है, इसके अंदर ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं मतलब जो टोटल वैल्यू ऑफ वीट दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस वो 100 है। तो आउट ऑफ दिस वो क्या कर रहा है, वर्थ ₹50 ऑफ वीट टू किसको सेल कर रहा है, बेकर को। जो बेकर है वो इस अमाउंट ऑफ वीट को कंप्लीटली क्या कर रहा है, यूज कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर और प्रोड्यूस कर रहा है ऑफ ₹200 वर्थ ऑफ ब्रेड। तो वैल्यू जो है टोटल प्रोडक्शन की इकोनॉमी में, अगर हम सिंपल वे में अगर एग्रीगेट देखें, एग्रीगेटिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर, तो हम we would add ₹200 वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द बेकर टू ₹100 वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्मर। तो रिजल्ट क्या होगा, 300 रुपए होगा। लेकिन अ लिटिल रिफ्लेक्शन विल टेल अस दैट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट प्रोडक्शन इज नॉट 300। ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो एग्रीगेट प्रोडक्शन वो 300 नहीं है, क्योंकि फार्मर ने 100 रुपीज का वर्थ ऑफ वीट प्रोड्यूस किया था, जिसमें उसने विच इट डिड नॉट नीड असिस्टेंस ऑफ एनी इनपुट, उसके कोई इनपुट्स नहीं लगे थे एक्सेप्ट ह्यूमन लेबर। ठीक है, तो एंटायर ₹100 जो है वो राइटफुली क्या हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया फार्मर का। लेकिन सेम इज नॉट ट्रू फॉर द बेकर, लेकिन ये बेकर के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि बेकर को क्या करना पड़ेगा, बेकर हैड टू बाय 50 रुपीज ऑफ ₹50 वर्थ ऑफ वीट टू प्रोड्यूस देयर ब्रेड। ठीक है, लेकिन बेकर को पैसा काटना पड़ेगा 50 रुपीज वर्थ ऑफ वीट ब्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो 200 वर्थ जो है ब्रेड की जो उसने प्रोड्यूस की है वो उसका खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो टू कैलकुलेट द नेट कंट्रीब्यूशन अगर बेकर का निकालेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ वीट जो कि उसने फार्मर से खरीदी है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम डबल काउंटिंग कर रहे हैं, राइट। So this is because of ₹50 worth of wheat will be counted twice, क्योंकि 50 रुपीज का जो wheat उसने खरीदा है वो डबल बार काउंट हो जाए। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, we will count it as a part of the output produced by the farmers, और सेकेंड टाइम हम उसको काउंट करेंगे imputed value। imputed मतलब जो ऑलरेडी उसमें imputed है वैल्यू ऑफ wheat in the bread produced by the baker। ठीक है, तो नेट कंट्रीब्यूशन जो बेकर का हुआ वो हुआ 200 माइनस 50, क्योंकि 50 तो वो ऑलरेडी पे किया उसने फार्मर को, तो 150 रुपीज हो गया। तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस किया है बाय द सिंपल इकोनॉमी वो क्या हो गया, ₹100 नेट कंट्रीब्यूशन बाय द फार्मर प्लस 150 जो था वो किसका कंट्रीब्यूशन था, बेकर का, दैट इज 250 रुपीज। तो टर्म यहाँ पे यूज की गई है टू डिनोट द नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फर्म, इसको बोला गया वैल्यू एडेड। ठीक है, हर स्टेप में एक वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, तो वी कैन सी दैट रॉ मटेरियल्स जो हैं जो फर्म बाय करती है फ्रॉम अनदर फर्म जो कि कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस चैप्टर में। देयरफॉर जो वैल्यू ऐड हो रही है फर्म की इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फर्म माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म। ये आपको लर्न करना है, दिस इज द फॉर्मूला।
ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म। ठीक है, जो वैल्यू एडेड है फर्म का वो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नेमली लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लैंड। तो वेजेस और इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो रेंट पे आउट करेगा फर्म, वो एडअप होएगा वैल्यू एडेड ऑफ द फर्म। जो वैल्यू एडेड होगी वो क्या होगी, फ्लो वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, देखिए टोटल प्रोडक्शन दिया है फार्मर का और बेकर का। टोटल प्रोडक्शन 100, फार्मर का, बेकर का 200। इंटरमीडिएट गुड्स जो यूज किए, इसने तो 0 यूज किए, लेकिन इसने 50 रुपीज की यूज किए, तो यहाँ पे वैल्यू एडेड क्या हो गई, 100 रुपीज। ठीक है, और इसका क्या हो गया, 200 माइनस 50, क्योंकि 50 रुपीज का उसने व्हीट किससे खरीदा है, फार्मर से, दैट इज कॉल्ड 150, राइट। तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको किस पे टर्म किया गया, मनी। ठीक है, तो हम ये सोच सकते हैं जो मार्केट प्राइस है गुड्स का, उसको यूज किया जाता है टू इवैल्यूएट अलग अलग वेरिएबल्स को इवैल्यूएट करने के लिए, जो कि यहाँ पे लिस्टेड। तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मोर प्लेयर्स इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन इन द एग्जाम्पल, ताकि हम उसको बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बना सके। ठीक है, टू मेक इट मोर रियलिस्टिक एंड कॉम्प्लिकेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फार्मर जो है वो फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, पेस्टिसाइड यूज कर रहा है वीट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वैल्यू है इन इनपुट्स का, वो डिडक्ट किया जाएगा। पर ऑल द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अगर हम मार्केट प्राइस देखें गुड्स का बीइंग यूज्ड टू इवैल्यूएट द डिफरेंट वेरिएबल्स लिस्टेड हियर, तो हम और भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी हम इसको और सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे, फार्मर जो है वो फर्टिलाइजर भी यूज कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए वीट को, तो जो वैल्यू है उस इनपुट का उसको हम डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ वीट, है ना। और बेकर जो है वो ब्रेड को सेल कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ पे whose value added जो है वो कैलकुलेट होगी बाय subtracting the value of the intermediate good bread in this case। ठीक है, तो we have already introduced जो concept है depreciation का, which is known as consumption of fixed capital। Hence capital जो है जो यूज की जा रही है for carry out the production। ठीक है, जो कैपिटल ऑब्वियसली जो भी हम मशीनरी यूज कर रहे हैं वो सारा टाइम तो सही चल नहीं रही है ना, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, रिपेयर आ जाए, कहीं हमको कुछ पार्ट खराब हो जाए, या कुछ हमको कुछ रिप्लेस करना पड़े, या नई मशीन लेनी पड़े। ठीक है, तो प्रोड्यूसर हैज टू टेक रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, अंडरटेक रिप्लेसमेंट और इन्वेस्टमेंट टू कीप द वैल्यू ऑफ कैपिटल कांस्टेंट। ठीक है, जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होगा वो सेम होना चाहिए एज डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन हर साल लगा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इंक्लूड करते हैं डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू एड, तो जो मेजर होगा वैल्यू एडेड का वो ऑब्टेन होगा, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, पहले नेट वाला निकाला था, अगर हम डिडक्ट करेंगे वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो हमें नेट वैल्यू एडेड मिल जाएगा। ये आपको लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आ सकता है। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, अनलाइक द ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो नेट वैल्यू एडेड है वो इंक्लूड नहीं करता है वियर एंड टियर जो कैपिटल गुड्स में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्म जो है वो 100 मतलब ₹100 वर्थ ऑफ गुड्स पर ईयर, ठीक है, प्रोड्यूस कर रही है, तो ₹20 जो है वो वैल्यू है इंटरमीडिएट गुड्स का, जो कि वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरिंग द ईयर और 10 इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल कंजम्पशन। ठीक है, जो ग्रॉस वैल्यू ऐड होगी फर्म की वो क्या होगी, 100 माइनस 20। ठीक है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम माइनस करेंगे 100 माइनस 20, तो दैट इज 80 पर ईयर। तो नेट वैल्यू एडेड होगी वो होगी 100 माइनस 20, राइट, तो दैट इज माइनस 10, 100 माइनस 20 एंड माइनस 10। वैल्यू ऑफ कैपिटल जो कंजम्पशन है वो भी हम डिडक्ट करेंगे, दैट इज द ₹70 पर ईयर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो ये नोट किया गया है, बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू एडेड हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फर्म, ठीक है, वो लेंगे, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड। वी आर टेकिंग द क्या लेंगे हम, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म। तो बट अ फर्म जो है अगर सेल नहीं कर पाती अपने प्रोड्यूस को, तो इन सच अ केस वो जो होगा अनसोल्ड स्टॉक होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। तो कॉन्वर्सली ये कब होगा, जब फर्म जो होगा उसका इनिशियल अनसोल्ड जो स्टॉक है वो रहेगा टू बिगिन विद। ड्यूरिंग द ईयर दैट फॉलोज इट हैज प्रोड्यूस्ड वेरी लिटिल। ठीक है, तो ड्यूरिंग इट मेट द डिमांड इन द मार्केट बाय सेलिंग फ्रॉम द स्टॉक इट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ऑब्वियसली जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में उसके पास में क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है प्रीवियस ईयर का, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा अभी का, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा। ठीक है, हाउ शेल वी ट्रीट दीज स्टॉक एट द फर्म में इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कैरी विद फिक्सर। हम इसको कैसे देखें, ये फर्म जो है ये इंटेंशनली ऐसा कर रही है या अनइंटेंशनली कर रही है। तो हम ये देखें कि जो लेट अस रिमेंबर, जो फर्म है वो रॉ मटेरियल बाय करती है, किससे बाय करती है, दूसरी फर्म से बाय करती है।
जो पार्ट है रॉ मटेरियल का जो कि यूज्ड अप होता है उसको कैटेगराइज किया जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो जो वो पार्ट के साथ में क्या होता है जो कि यूज अप नहीं किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स में द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स को जो रॉ मटेरियल है जो कि फर्म कैरी करती है फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज द स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, तो इट मे हैव अ वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और हायर वैल्यू भी हो सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सच ए केस में इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज होती है, एक्यूमुलेट होती है। अगर वैल्यू जो इन्वेंट्री का लेस है एट द एंड ऑफ द ईयर कंपेयर टू द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है, डिक्यूमुलेटेड हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चेंज ऑफ इन्वेंट्री जो है फॉर्म की वो होगा प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ड्यूरिंग द। तो इन इकोनॉमिक्स द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल जो कि फॉर्म कैरी करता है वो क्या हो गया, वन ईयर से नेक्स्ट ईयर के लिए, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक फॉर्मूले से अभी। द साइन यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंड फॉर द आइडेंटिटी, अनलाइक इक्वल इक्वालिटी। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी। एंड आइडेंटिटी ऑलवेज होल्ड्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वेरिएबल्स वी हैव ऑन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड ऑफ इट। फॉर एग्जांपल अगर हम वी कैन राइट 2 + 2 = 4, so because this is always true but we must write 2 into x = 4, तो ये वेरिएबल आ गया। दिस इज बिकॉज 2 times into x = 4। ठीक है, for a particular value of x, namely when x = 2 and not always, so we cannot write 2 into x = 4। so observe that since production जो है फॉर्म का क्या लिखा हुआ है, आपको ये पूरा अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी कैन राइट 2 + 2 3 इक्वल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे 3 वो है 3 लाइन। ठीक है, सो ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है वो आपको लर्न करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दैट फॉर्म जो है उनका अनसोल्ड स्टॉक रहा है 100 एट द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर। ड्यूरिंग द ईयर उसने प्रोड्यूस किया है 1000 वर्थ ऑफ गुड्स और मैनेज किया है 800 वर्थ ऑफ गुड्स सेल करने। ठीक है, तो देयरफॉर 200 क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो दिस इज 200 वर्थ ऑफ गुड्स is the charge in inventory। स्टार्टिंग में होगा, उसके बाद में this will add to the 100 worth of inventories the firm started with, और when the inventories at the end of the year is 100 + 200 ये 300 हो जाएगा। नोटिस जो चेंज हो रहा है इन्वेंट्री में वो क्या होगा, पूरा पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगा, इसको बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। ठीक है, इन्वेंट्रीज जो कि ट्रीट किया जाता है, इन्वेंट्रीज को कैसे ट्रीट किया जाता है, इन्वेंट्रीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल। जो एडिशन होता है, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। तो देयरफॉर अगर इन्वेंट्री चेंज होगी फॉर्म की तो इसे ट्रीट किया जाएगा एज एन इन्वेस्टमेंट। दिस कैन बी 3 मेजर कैटेगरीज हो सकती है इन्वेस्टमेंट की। पहला हो सकता है कि जो वैल्यू इन्वेंट्रीज की ऑफ अ फर्म ओवर अ ईयर वो राइज हुई हो। ठीक है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माना जाएगा फर्म का। सेकंड कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो, जिसको एडिशन टू द मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग और इक्विपमेंट जो है फर्म ने एम्प्लॉय किए हैं। लास्ट कैटेगरी जो इन्वेस्टमेंट है वो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट है, जो कि एडिशन टू द हाउसिंग फैसिलिटीज आएगा। राइट, अगर चेंज होता है इन्वेंट्रीज में, मे बी प्लान्ड और अनप्लान्ड, इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड फॉल हो जाता है सेल्स में, तो वो होता है अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, द फर्म विल हैव अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, जो एंटिसिपेट नहीं किया गया था, ठीक है पहले, तो वो क्या हो जाएगा, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। और इन द ऑपोजिट केस जहां पे अनएक्सपेक्टेड राइज हो जाएगा सेल्स में, तो वो हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। ये तो बहुत क्लियर सा है, इस पे इलस्ट्रेशन दिया है। सपोज एक फर्म है जो टी-शर्ट प्रोड्यूस कर रही है, सॉरी शर्ट प्रोड्यूस कर रही है, उसकी जो स्टार्टिंग ईयर में जो इन्वेंट्री इसके पास में वो है 100 शर्ट्स की, यानी कि स्टॉक है 100 शर्ट्स का, और कमिंग ईयर में वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 1000 शर्ट्स को उनको सेल करनी। तो हेंस 1000 शर्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या मान रही है, एक्सपेक्टिंग इन्वेंट्री जो है उसको 100 जो है एट द एंड ऑफ द ईयर मेंटेन करनी रखनी है अपने पास। ठीक है, हाउएवर ड्यूरिंग द ईयर जो सेल्स है शर्ट का टर्न आउट टू बी एक्सपेक्टेडली लो, जो फर्म होगी वो अगर 600 शर्ट ही अगर बेच पाई, सेल कर पाई, तो इसका मतलब जो फर्म है उसके पास में 400 अनसोल्ड जो शर्ट है वो रह गई। जो फर्म होगी एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास में क्या होगा, 400 + 100 जो बिगनिंग में था वो 500 शर्ट उसके पास में होगी। ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड राइज होगा इन्वेंट्रीज में, अगर मान लीजिए 400 हो गया, तो ये एग्जांपल हो गया अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। और दूसरी तरफ अगर सेल जो है वो 1000 से ज्यादा हो गई, तो ये हो गई अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। फॉर एग्जांपल अगर सेल जो है 1000 से बढ़ के 1050 हो गई,
देन नॉट ओनली द प्रोडक्शन ऑफ 1000 शर्ट्स विल बी सोल्ड, जो फॉर्म होगा उसको क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू सेल 50 शर्ट्स आउट ऑफ द इन्वेंट्री। ठीक है, तो दिस 50 अनएक्सपेक्टेड जो रिडक्शन हो रहा है इन्वेंट्री में, वो एग्जांपल है अनएक्सपेक्टेड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो ये आपने प्लान्ड एक्यूमुलेशन और डी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज का एग्जांपल दिया है। जैसे एक फर्म है, वो अपनी इन्वेंट्रीज को रेज करना चाहती है 100 शर्ट्स से 200 शर्ट्स बनाना चाहती है ड्यूरिंग द ईयर। तो एक्सपेक्टेड सेल्स क्या है, 1000 शर्ट्स की जो है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एज बिफोर। जो फॉर्म प्रोड्यूस करी थी 1000 प्लस 100, तो 1100 शर्ट्स हो जाएगी। अगर जो सेल्स है एक्चुअली 1000 शर्ट्स है, तो देन फॉर्म जो है वो एंड अप करेगी विद द राइज ऑफ इन्वेंट्रीज। तो न्यू स्टॉक होगा इन्वेंट्रीज का, वो होगा 200 शर्ट्स। ठीक है, विच वॉज इंडीड प्लान बाय द फॉर्म। ठीक है, तो ये जो राइज है ये एग्जाम्पल है प्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। दूसरी तरफ अगर फॉर्म चाहती है कि वो अपनी इन्वेंट्रीज को रिड्यूस करना चाहती है 100 से 25 से, तो वो क्या करेगी, इट वुड प्रोड्यूस 1000 माइनस 75, तो 925 शर्ट्स को वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये क्यों करेगी, क्योंकि उसको क्या सेल करना है, इट प्लान्स टू सेल 75 शर्ट्स आउट ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ 100 शर्ट्स में से वो 75 शर्ट्स को सेल करना चाहती है। और इट स्टार्टेड विद सो दैट द इन्वेंट्री जो होगी एंड की वो 25 शर्ट्स का बच जाएगा। ठीक है, जो फॉर्म चाहती है। तो इसको जो सेल्स इंडीड टर्न आउट टू बी 1000 एज एक्सपेक्टेड बाय द फर्म, तो फर्म जो होगी विद will be left with the planned reduced inventory of 25 shirts. ठीक है, so we shall have more to say on the distinction between the unplanned and the planned change in inventory. ऊपर हमने unplanned का पढ़ा, इसमें हमने plan का पढ़ा। So taking cognizance of the change of inventory, we may write जो gross value added of a firm GVAI equal to gross value of the output produced by the firm, ठीक है, I QI माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म JI। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये पूरा फॉर्मूला दिया हुआ, इक्वेशन समझाइए। इट हैज बीन डिराइव्ड बाय क्लोजिंग चेंज, जो इन्वेंट्रीज का चेंज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, प्रोडक्शन ऑफ फर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। तो इट इज वर्थ नोटेड, जो सेल है फर्म की उसमें इंक्लूड हो रहा है सेल्स नॉट ओनली टू द डोमेस्टिक बायर्स बट ऑल्सो द बायर्स अब्रॉड, लेटर इज टर्म्ड एज एक्सपोर्ट। ठीक है, so it is also be noted जो above mentioned variables हैं उसको हम बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। ठीक है, जनरली ये मेजर किए जाते हैं एनुअल बेसिस पे, और ये वैल्यू जो है ये मेजर की जाती है फ्लोज पर ईयर। ठीक है, नेट वैल्यू जो ऐड हुई है फॉर्म की आई इक्वल टू GVAI माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ द फॉर्म, ये हम निकालेंगे IDI। if we sum the gross value added of all the forms of the economy in a year, तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है इकोनॉमी में इन अ ईयर, वो हमें मिल जाएगा। दस वी हैव डन इन द वीट माइनस ब्रेड एग्जाम। तो ये जो एस्टिमेट है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, GDP। तो GDP इज द सम ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड टू ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। So if there are n firms in the economy, each assigned with a serial number from 1 to n, ठीक है, तो GDP जो होगा is the sum total of the gross value added by all the firms in the economy। तो ये आपको फॉर्मूले से इतना है क्या, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है, सिंपल लर्न करने हैं। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाया गया है। ठीक है, तो मैं ये आपको नहीं समझा रही हूँ, मीन्स मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला आपको पुट करना है और लर्न करना है। देन लेट्स कम टू द एक्सपेंडिचर मेथड। एन अल्टरनेटिव वे टू कैलकुलेट GDP क्या है कि हम डिमांड साइड देखे प्रोडक्ट का, ये जो है ये मेथड इसमें रेफर टू एज एक्सपेंडिचर मेथड। अगर फार्मर और बेकर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें जो हम पहले ले चुके हैं, जो एग्रीगेट वैल्यू है आउटपुट का इकोनॉमी में बाय द एक्सपेंडिचर मेथड, उसको फॉलोइंग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इन दिस मेथड we add the final expenditure that each firm, ठीक है, each firm जो है, हर फॉर्म जो है उसका फाइनल एक्सपेंडिचर हम ऐड करेंगे। फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है, वो पार्ट एक्सपेंडिचर का जो अंडरटेक किया जाता है, विच इज अंडरटेकिंग नॉट फॉर द इंटरमीडिएट पर्पसेस, जैसे द ₹50 जो थी वर्थ वीट की, जिसमें बेकर को बाय कर रहा था वो फार्मर से, उसको इंटरमीडिएट गुड हमने काउंट किया था, लेकिन इट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। तो वो फाइनल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आगे नहीं आएगा। देयरफॉर जो एग्रीगेट वैल्यू है आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, अगर 200 है फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव बाय द बेकर प्लस 50 जो फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव बाय द फार्मर, दैट इज अगेन 250 पर ईयर। तो किसी भी उससे हम निकालें फॉर्म आई कैन मेक फाइनल एक्सपेंडिचर द फॉलोइंग अकाउंट। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोड्यूस किया है फॉर्म ने, हमने इसको डिनोट किया है बाय दिस। तो ए इज द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी हुआ है गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस किए फर्म ने, ठीक है, और उसको हम डिनोट करेंगे CI। वी मे नोट दैट मोस्टली ये जो इट इज द हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं,
ठीक है, देयर मे बी एक्सेप्शन जब फर्म जो है वो कंज्यूमेबल्स बाय करते हैं टू ट्रीट देयर गेस्ट एज पर देयर एम्प्लॉय। ठीक है, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है दैट इज आई इनकर्ड बाय द अदर फर्म्स ऑन द कैपिटल गुड्स जो कि प्रोड्यूस कर रही है फर्म आई। ऑब्जर्व दैट अनलाइक द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, तो एक्सपेंडिचर जो है इन्वेस्टमेंट का वो इंक्लूड होता है। ठीक है, रीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट जो गुड्स हैं वो रिमेन विद द फर्म के साथ में ही रहते हैं। तो whereas जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर जो कि गवर्नमेंट करती है ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फॉर्म प्रोड्यूस करी दैट इज आई, तो हम इसको डिनोट करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की बात आ रही है इसलिए दैट इज डी आई। We may point out that final expenditure जो incurred कर रही है गवर्नमेंट includes both the consumption and investment expenditure, और डी है जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है फॉर्म की जो आई अर्न कर रही है बाय सेलिंग इट्स गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड सेल कर। ठीक है, तो इसको डिनोट करेंगे हम एक्स आई। ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, जो सम टोटल ऑफ रेवेन्यूज है ये आई इज गिवन बाय, ये पूरा आपको दिया हुआ है फॉर्मूला, ये आपको लर्न करना है। इसको मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये दिस इज जस्ट फॉर्मूला ओनली। नाउ लेट्स कम टू द इनकम मैथड। मैं थ्योरी पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्रैक्टिकल पार्ट आप खुद भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, एज वी हैव मेंशन इन द बिगनिंग, जो सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर जो भी इकोनॉमी में हो रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, income received by all the factors of production taken together। फाइनल एक्सपेंडिचर जो स्पेंड हुआ है फाइनल गुड्स पे, इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ये फॉलोज फ्रॉम द सिंपल आइडिया कि जो रेवेन्यू अर्न किए हैं जितने भी फॉर्म्स ने एक साथ मिलके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि किसके रूप में देंगे, वो सैलरी देगी, वेजेस देगी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट अर्न किया, हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है, तो एम जो है वो नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी, यहाँ पे जो एम डिनोट कर रहा है वो है नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी। लेट डब्ल्यू आई जो है वो है वेजेस, डब्ल्यू आई जो है वो वेजेस है। सैलरीज जो है वो है बाय द आई टी एच। ठीक है, आई टी एच हाउस होल्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर। सिमिलरली पी आई और आई एन आई और आर आई जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, इंटरेस्ट पेमेंट और रेंट रिसीव बाय द आई एच हाउस होल्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो जीडीपी इज गिवन बाय, जीडीपी को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा ऊपर दिया हुआ ही है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, तो इट इज टू बी नोटेड दैट इन आइडेंटिटी 2.6 ये एक्सपेंडिचर मेथड का दिया आपको पूरा, ये बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया डायग्रामेटिकली ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीडीपी बाय द थ्री मेथड्स। ठीक है, एक्स माइनस एम, और ये पूरा अच्छे से आपको समझा दिया, आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा एक्सपेंडिचर और ये। ठीक है, GDP may be represented as, now let us look at a numerical value to see how all the three methods of estimating GDP gives the same answer। तो ये सेम आंसर आपको दे देगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए 20 सेल्सियस ग्रोथ, जैसे हम यहाँ पे पूरा, चलिए पूरा इसको मैं आपको एक बार बता ही देती हूँ। जैसे दो फॉर्म थे ए और बी, सपोज ए जो है वो कोई भी रॉ मटेरियल यूज नहीं कर रहा है और वो कॉटन को प्रोड्यूस कर रहा है ₹1.50, और ए जो है वो बी को सेल कर रहा है और बी क्या कर रहा है, क्लोथ को प्रोड्यूस कर रहा है। तो बी सेल जो है प्रोड्यूस कर रहा है, जो कंज्यूमर्स को जो सेल आउट कर रहा है वो कर रहा है 200। तो जीडीपी इन द फेज ऑफ प्रोडक्शन और द वैल्यू एडेड मेथड से अगर हम करें तो वैल्यू एडेड क्या है, इक्वल टू सेल्स माइनस इंटरमीडिएट। ठीक है, तो 50 माइनस 0, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसका कोई आ ही नहीं रहा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर रहा है ए, तो इसमें 50 आ जाएगा, और बी का अगर देखें हम तो 200 माइनस 50 आ जाएगा, दैट इज 1। तो यहाँ पे अगेन वैसे ही पूरा बताया है जैसे अपन को पहले देखा। जीडीपी द फेज ऑफ डिपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, तो जीडीपी का क्या हुआ, सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स और सर्विसेज फॉर एंड यूज। ठीक है, सो इन द अबव केस तो फाइनल एक्सपेंडिचर है बाय द कंज्यूमर ऑन क्लोथ कितना हुआ है, 200। ठीक है, तो जीडीपी इन द फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मेथड, तो यहाँ पे देखेंगे नाउ 50 जो है वो रिसीव हुआ है बाय ए, और जो फर्म है वो कितना दे रही है 20 टू द वर्कर एज वेजेस एंड कीप्स द रिमेनिंग 30 एज प्रॉफिट। तो सिमिलरली बी क्या देगा, 60 देगा एज वेजेस और 90 एज प्रॉफिट को रखेगा, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो रिकॉल जीडीपी बाय इनकम, रिकॉल दैट जीडीपी बाय इनकम मेथड इक्वल टू सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, जो कि इक्वल होने चाहिए टोटल वेजेस रिसीव्ड बाय द वर्कर्स ऑफ ए एंड बी, और टोटल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ए एंड बी, जो कि इक्वल होना चाहिए 80 प्लस 20 इक्वल टू 4, 80 प्लस 20 दैट इज 200। ठीक है, तो ये आप पूरा अच्छे से तीनों मेथड से इन्होंने निकाल के बताया एग्जाम्पल। फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस और मार्केट प्राइसेस में क्या डिफरेंस। इंडिया में मोस्ट हाईलाइटेड जो मेजर है वो है नेशनल इनकम। ठीक है, हैज बीन द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है CSO या सकता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि रिपोर्ट कर रहा है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एट मार्केट प्राइसेस इन इट्स रिवीजन इन जनवरी 2050। जो CSO है
सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, उसने रिप्लेस किया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विद द जीबीए एट बेसिक प्राइस, ठीक है, एंड द जीडीपी एट मार्केट प्राइस विच इज नाउ कॉल्ड ओनली जीडीपी। जीडीपी एंड मार्केट प्राइस को क्या बोल रहे हैं, जीडीपी, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोल रहे हैं, जीबीए इज नाउ द मोस्ट हाईलाइटेड मेथड। तो आइडिया जो है जीबीए का वो डिस्कस किया जा रहा है। इट इज द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में, लेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, द आउटपुट जो कि यूज हो रहा है प्रोडक्शन में ऑफ द आउटपुट फर्दर और फाइनल कंजम्पशन में यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम बेसिक प्राइसेस का जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे। डिस्टिंक्शन जो है बिटवीन द फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड द मार्केट प्राइस, ये बेस्ड है डिस्टिंक्शन डिफरेंस बेस्ड ऑन द नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, यानी कि प्रोडक्शन टैक्सेस लेस प्रोडक्शन सब्सिडीज, ठीक है, एंड नेट प्रोडक्ट टैक्सेस लेस प्रोडक्ट सब्सिडीज, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सिडीज क्या है, डिस्काउंट जो है ना, दैट इज कॉल्ड द सब्सिडी, ठीक है। तो प्रोडक्शन टैक्सेस जो है लेस प्रोडक्शन टैक्सेस लेस जो प्रोडक्शन सब्सिडीज हमें मिली है, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस जो प्रोडक्शन टैक्सेस है लेस प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज जो हैं, जो कि पे की गई है, टैक्सेस तो पे की जाएंगे और सब्सिडी रिसीव होगी इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन, आर डिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड रेवेन्यू हो गया, स्टैम्प हो गया, रजिस्ट्रेशन फी हो गया। तो प्रोडक्ट टैक्सेस और सब्सिडी जो है ऑन द अदर हैंड, इसको आर पेड और रिसीव्ड पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट किया जाता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज हो गया। फैक्टर कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा, ओनली द पेमेंट जो कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कर रहे हैं, राइट। इसके अंदर कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। तो in order to arrive at the market prices, हमें क्या करना पड़ेगा, we have to add to the factor cost total indirect cost less total subsidies, ठीक है। तो इसको फैक्टर कॉस्ट में हम क्या इंक्लूड करेंगे, तो हमने फैक्टर पेमेंट किया, ठीक है, इसके अंदर टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट प्राइस हमें निकालना है, इफ यू वांट टू अराइव एट मार्केट प्राइसेस, तो हमें फैक्टर कॉस्ट जो है वी हैव टू एड टू द फैक्टर कॉस्ट में इसको ऐड करना पड़ेगा द टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं माइनस सब्सिडीज। जो बेसिक प्राइस होगी वो कैसे होगी, दे इंक्लूड द प्रोडक्शन टैक्सेस, जिसमें प्रोडक्शन जो होगा लेस प्रोडक्शन सब्सिडीज को माइनस किया जाएगा, बट नॉट प्रोडक्ट टैक्सेस, लेस इसमें भी सब्सिडीज को लेस किया जाएगा। Therefore, in order to arrive at market prices, हमें प्रोडक्ट टैक्सेस जो हैं उनको ऐड करना है और प्रोडक्ट सब्सिडीज जो है उनको माइनस करना है टू द बेसिक प्राइसेस। एज स्टेटेड अबाउट, जो सीएसओ है उन्होंने रिलीज किया है जीबीए एट बेसिक प्राइस, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। तो इट इंक्लूड्स नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, लेकिन नेट प्रोडक्ट टैक्सेस नहीं है, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस है। तो इन ऑर्डर टू अराइव एट द जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, हमें क्या चाहिए, वी नीड टू ऐड नेट प्रोडक्ट टैक्सेस टू जीबीए एट बेसिक प्राइसेस, ठीक है। तो जीबीए एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, इससे हमको क्या मिल जाएगा, जीबीए एट बेसिक प्राइस, और जीबीए एट बेसिक प्राइस प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस हमें क्या मिल जाएगा, जीबीए एट मार्केट प्राइस। कुछ इसमें मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज दी हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो एग्रीगेट प्रोडक्शन हम जो लेते हैं फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में विद इन अ ईयर प्रोड्यूस की गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन होल ऑफ इट मे नॉट एक्सक्लूड टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल, एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो है सऊदी अरेबिया में वर्क कर रहा है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, बट द होल ऑफ इट मे नॉट एग्री टू द सिटीजन। एग्जांपल दिया, सिटीजन ऑफ इंडिया अगर सऊदी अरेबिया में वर्क कर रहा है और जो उसको वेज मिल रहा है, इट विल बी इंक्लूडेड इन द सऊदी अरेबियन जीडीपी में इंक्लूड होगा, बट लीगली स्पीकिंग वो इंडियन है, ठीक है। Is there a way to take into account the earning made by Indians abroad or by the factors of production owned by the Indians? When we try to do this in order to maintain the symmetry, तो हम क्या करेंगे, we must deduct the earnings of the foreigners who are working within our domestic economy. तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिमेट्री मेंटेन करने के लिए हमारी इकोनॉमी में जो भी पेमेंट हो रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि कौन ओन कर रहा है, बाय द फॉरेनर्स, उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रॉफिट जो है अर्न बाय द कोरियन ओन हुंडई कार जो फैक्ट्री है, ठीक है, तो प्रॉफिट जो भी अर्न किया है किसने, कोरियन ओन्ड है हुंडई, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द जीडीपी ऑफ इंडिया। तो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो है विच टेक इनटू अकाउंट लेना पड़ेगा हमें, सच एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसको बोलते हैं नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है।
नेशनल जो कि नेशन में ही प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, ठीक है। तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम जो कि अर्न बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपको लर्न करना है फॉर्मूला, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्न बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो फैक्टर इनकम जो अर्न कर रहा है बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो हम लोग ऑलरेडी नोट कर चुके हैं जो पार्ट ऑफ कैपिटल है गेट्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू द वियर एंड टियर कैपिटल गुड्स, तो आपको पता ही है। तो ये और वियर और टियर है, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेचुरली डेप्रिसिएशन जो है वो किसी भी इनकम का पार्ट नहीं है। अगर हम इसको डेप्रिसिएशन को जीएनपी में से डिडक्ट करते हैं तो जो मेजर होगा एग्रीगेट इनकम का जो आएगा वो आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो इट इज टू बी नोटेड कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको इवैल्यूएट किया जाता है मार्केट प्राइसेस पे। तो थ्रू द एक्सप्रेशन गिवन अबव कि हमें वैल्यू मिलता है एनएनपी की इवैल्यूएटेड एट द मार्केट प्राइस। बट मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड किया जाता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं गुड्स और सर्विसेज पे तो प्राइस बढ़ जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है एक्चुअली टू द गवर्नमेंट को जाते हैं। वी हैव टू डिडक्ट देम फ्रॉम द एनएनपी इवैल्यूएटेड। जब हम मार्केट प्राइस पर निकालेंगे एनएनपी तो हम उसको डिडक्ट करेंगे in order to calculate the part of NNP which is actually accrues the factors of production। तो सिमिलरली सब्सिडीज भी जो है वो ग्रांट की जाती है बाय द गवर्नमेंट और द प्राइसेस ऑफ कुछ कमोडिटीज पे। जैसे इंडिया में पेट्रोल जो है वो हेवीली टैक्स्ड है बाय द गवर्नमेंट, तो कुकिंग गैस को सब्सिडाइज किया गया, ठीक है। तो वी नीड टू ऐड सब्सिडीज टू द एनएनपी इवैल्यूएटेड एट मार्केट प्राइस। तो मेजर जो है वो आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, राइट। ये पूरा फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, मैं ऑलरेडी आपको उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो वी कैन फर्दर सब डिवाइड द नेशनल इनकम इनटू स्मॉलर कैटेगरीज। अब यहाँ पे बताया है जैसे पर्सनल इनकम, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया वी शैल कॉल इट पर्सनल इनकम। वी फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पार्ट ऑफ एनआई व्हिच इज रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड, ठीक है। फर्स्ट लेट अस नोट दैट आउट ऑफ एनआई व्हिच इज अर्न्ड बाय द फर्म एंड द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस और अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोट करें कि नेशनल इनकम जो है जो कि अर्न कर रही है फॉर्म और जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है एट द पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको बोला जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, यूपी। तो वी हैव टू डिडक्ट यूपी। हमें क्या करना पड़ेगा? एनआई से डिडक्ट करना पड़ेगा अगर हमें पीआई निकालना है, पर्सनल इनकम निकालना है। तो यूपी जो है वो हाउस होल्ड को अप्रूव नहीं होता है। सिमिलरली कॉर्पोरेट टैक्स है जो इम्पोज किया जाता है अर्निंग्स पे जो कि फॉर्म्स कर रही है उसको हम एनआई से डिडक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो हाउस होल्ड के लिए एक्टिव नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड जो हाउस होल्ड हैं उनको रिसीव मिलता है, क्या मिलता है? उनको इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है फ्रॉम द प्राइवेट फर्म्स और द गवर्नमेंट और ऑन पास्ट लोन जो भी उन्होंने एडवांस किए हैं। तो हाउस होल्ड जो है उनको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि वी हैव टू डिडक्ट यूपी फ्रॉम एनआईपी टू अराइव एट पीआई, ठीक है। सिंस यूपी जो है वो अक्रू नहीं होता है हाउस होल्ड को, सिमिलरली कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो इम्पोज किया जाता है अर्निंग जो की फॉर्म्स कर रही है तो हमें डिडक्ट करना होता है एनआई से, लेकिन ये हाउस होल्ड को एक्टिव नहीं होता है। दूसरी तरफ हाउस होल्ड जो है उनको इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है फ्रॉम द प्राइवेट फर्म्स और द गवर्नमेंट जो भी पास्ट लोन्स उन्होंने एडवांस किए हैं बाय देम। तो हाउस होल्ड जो है मे हैव टू पे इंटरेस्ट टू द फर्म्स और गवर्नमेंट एज वेल, ठीक है, इन केस अगर उन्होंने बोरो किया है, ठीक है। तो वी हैव टू डिडक्ट द नेट इंटरेस्ट पेड जो हाउस होल्ड ने पे किया है टू द फर्म और गवर्नमेंट, ठीक है। जो हाउस होल्ड हैं उनको क्या मिल रहा है? receive transfer payment from the government and forms जैसे पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप प्राइजेस फॉर एग्जांपल, तो which have to be added to calculate the personal income of the household। अब ये यहाँ पे पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है जो ऑलरेडी मैं ऊपर आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आपको लर्न करना है। However, इवन जो पीआई है पर्सनल इनकम जो है वो इनकम वो नहीं है ओवर विच द हाउसहोल्ड हैव कंप्लीट से, दे हैव टू पे टैक्सेस फ्रॉम द पीआई। उनको पीआई पर्सनल इनकम से भी टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो इफ वी डिडक्ट द पर्सनल टैक्स पेमेंट, इनकम टैक्स फॉर एग्जांपल, और नॉन टैक्स पेमेंट जैसे फाइन हो गया फ्रॉम पीआई, तो हमें क्या मिल जाएगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आपको लर्न करना है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? पार्ट ऑफ द एग्रीगेट इनकम, पार्ट ऑफ द एग्रीगेट इनकम, टोटल इनकम का एक पार्ट है जिसको बिलोंग करता है, हाउस होल्ड को बिलोंग करता है। तो उनको डिसाइड करना होगा कि कुछ पार्ट को कंज्यूम कर रहे हैं और बाकी पार्ट को क्या कर रहे हैं? सेव कर, ठीक है। रिप्रेजेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया है मेजर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का, जो मैं ऑलरेडी आपको अभी ऊपर
ठीक है, इसमें बताया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डेप्रिसिएशन, दैट इज आईडी, NFIA, ठीक है, ये आपको अच्छे से लर्न करना। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड प्राइवेट इनकम, अपार्ट फ्रॉम दीज कैटेगरीज एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इंडिया में फ्यू अदर एग्रीगेट इनकम ये कैटेगरीज हैं जो कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए कंसिडर किए जाते हैं, राइट, यूज किए जाते हैं। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट। तो आइडिया क्या है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का, कि एक आइडिया देता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या हुए हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो कि हैज एट इट्स डिस्पोजल। तो करंट ट्रांसफर जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जिसमें इंक्लूड हो गए, जैसे गिफ्ट हो गया, एड मिल गई, कुछ हेल्प मिल गई। प्राइवेट इनकम बताया यहाँ पे, तो फैक्टर इनकम, ये पूरा फॉर्मूला दिया, मैं इसमें आपको क्या समझ, आपको लर्न ही करना फॉर्मूला। बेसिक नेशनल इनकम एग्रीगेट्स दिए हैं, GDP एट मार्केट प्राइस, में ऑलरेडी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। GDP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल इनपुट सर्विसेज जो टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही है, पीआर में मेजर करते हैं। जितना भी प्रोडक्शन नेशनल रेजिडेंट्स करते हैं और नॉन रेजिडेंट्स करते हैं, द कंट्री गेट्स इंक्लूडेड रिगार्डलेस, चाहे वो प्रोडक्शन उन लोकल कंपनी हो या फिर फॉरेन कंपनी, एवरीथिंग जो है वो वैल्यू होगी मार्केट में, ठीक है। GDP एट फैक्टर कॉस्ट में क्या होगा, GDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है मार्केट प्राइस से, इसमें से लेस क्या करेंगे हम, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे। मार्केट प्राइस कौन सी होगी, अदर प्राइसेस जो कि कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं, मार्केट प्राइस में इंक्लूड करेंगे प्रोडक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। जो टर्म फैक्टर कॉस्ट है वो रेफर कर रहा है टू द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट जो कि रिसीव कर रहे हैं बाय द प्रोड्यूसर्स। जो फैक्टर कॉस्ट है वो किसके इक्वल होगी, मार्केट प्राइस के इक्वल होगी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। GDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या करता है, मेजर्स द मनी वैल्यू जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है हमारे फॉर्म में विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये जो है ये हमें अलाउ करता है पॉलिसी मेकर्स को कि कितना कंट्री में, हाउ मच द कंट्री जो है वो स्पेंड करेगा जस्ट टू मेंटेन देयर करंट GDP को मेंटेन करने के लिए कंट्री कितना स्पेंड करेगी। अगर कंट्री एबल नहीं है टू रिप्लेस द कैपिटल स्टॉक लॉस थ्रू डेप्रिसिएशन, तो GDP फेल हो जाएगा, ठीक है। अब बताया NDP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या, इनकम जो कि फैक्टर्स अर्न करें इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट विद इन द डोमेस्टिक फैक्ट्री ऑफ द कंट्री, ठीक है। फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये क्या होता है, ये इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस कर रहा है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसको मेजर किया जाता है मार्केट प्राइस पे इन अ ईयर, ठीक है। GNP रेफर्स टू द जितने भी इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द नेशनल नॉर्मल रेजिडेंट्स, वेदर चाहे वो विद इन द नेशनल बाउंड्री है चाहे वो आउटसाइड, तो हर चीज, एवरीथिंग इज वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये पता चली गया GNP एट MP इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स नॉर्मल रेजिडेंट्स जो है, ये मैंने आपको पूरा पढ़ाई दिया है। GNP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो मेजर करता है वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि रिसीव करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहे वो बिलोंगिंग टू अ कंट्री इन ईयर, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दिस इज द मेजर ऑफ कितना कंट्री कंज्यूम कर रही है इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। NNP क्या करता है, मेजर करता है आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ वेयर, कहीं पे भी प्रोडक्शन हो रहा हो, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा हो चाहे वो अब्रॉड हो, दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द NNP एट मार्केट प्राइस। NNP एट फैक्टर कॉस्ट जो है इज द कॉस्ट सम कॉस्ट इज द सम ऑफ इनकम जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो अर्न कर रहे हैं, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया, बिलोंगिंग टू अ, ये क्या है, इट इज द नेशनल प्रोडक्ट और नॉट बाउंड बाय द प्रोडक्शन इन द नेशनल बाउंड्रीज। ये जो नेट डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एडेड विद द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, ठीक है, जो अब्रॉड से इनकम आ रही है वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ये नेशनल इनकम है NNP एट फैक्टर, ठीक है। GVA एट मार्केट प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस होगा GVA एट बेसिक प्राइस, GVA MP माइनस नेट मार्केट प्राइस, GVA एट मार्केट प्राइस माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, GVA एट फैक्टर कॉस्ट, GVA एट बेसिक प्राइस माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। ये आपको सारे फॉर्मूलेस लर्न करने हैं। नॉमिनल और रियल GDP क्या होता है, वन इम्प्लिसिट असम्पशन अगर हम देखें इस क्वेश्चन में कि जो प्राइसेस है गुड्स और सर्विसेज के डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आवर स्टडी, ठीक है। अगर प्राइस चेंज होगा तो डिफिकल्टीज होगी इन कंपेयरिंग द GDP। अगर हम मेजर करते हैं GDP ऑफ द कंट्री इन 2 consecutive years, तो हम देखेंगे जो फिगर है GDP का इन द लेटर ईयर और द ट्वाइस और दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर, हम कंक्लूड करेंगे जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ द कंट्री वो डबल होगा। तो इट इज पॉसिबल कि ओनली प्राइस जो है गुड्स और सर्विसेज के वो डबल हुए हैं बिटवीन द 2 years, वेयर द प्रोडक्शन हैज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू कंपेयर द GDP फिगर्स, तो हम क्या करते हैं, अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और टू कंपेयर द GDP फिगर्स ऑफ द सेम कंट्री एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, तो हम रिलाई करते हैं GDP जो इवैल्यूएट करते हैं वो करंट मार्केट प्राइस पे करते हैं। फॉर कंपैरिजन वी कैन टेक हेल्प ऑफ द रियल GDP का भी हम हेल्प ले सकते हैं। रियल GDP कैलकुलेट किया जाता है इस तरीके से, जो गुड्स और सर्विसेज जो है वो इवैल्यूएट किए जाते हैं कुछ कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस पे और कांस्टेंट प्राइसेस पे।
अगर ये जो प्राइसेस है इनको फिक्स रखा जाता है, इफ द रियल जीडीपी अगर चेंज होगा तो हमें श्योर होना पड़ेगा कि जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है उसमें भी चेंजेस हुए हैं। नॉमिनल जीडीपी क्या होगा ऑन द अदर हैंड, वो क्या है, सिंपली जो वैल्यू ऑफ जीडीपी है एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस। फॉर एग्जांपल एक कंट्री जो है वो क्या कर रही है, ब्रेड प्रोड्यूस कर रही है, तो इन द ईयर 2000 उसने कितना प्रोड्यूस किया, 100 यूनिट्स ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस किया और प्राइस क्या था 10 पर ब्रेड, ठीक है। तो जीडीपी एट करंट प्राइस क्या होगा 1000, लेकिन 2001 में सेम कंट्री प्रोड्यूस करी 110 यूनिट्स ऑफ ब्रेड, 15 पर ब्रेड, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी जो होगा वो क्या होगा 1650, क्योंकि 110 इंटू 15 हो जाएगा, राइट। तो रियल जीडीपी इन 2001 is calculated at the price of the year 2000. 2000 will be called as the base year, will be 110 into 10 equal to 1100. बेस ईयर क्या हो गया, प्रीवियस ईयर जो हमने ये वाला देखा, ठीक है, 1000 प्लस ये वाला फर्स्ट वाला जो हमने देखा ना इन द ईयर 2000 वाला, दैट इज द बेस ईयर। नोटिस द रेशियो ऑफ द नॉमिनल जीडीपी और टू द रियल जीडीपी, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कितना प्राइस मूव हुआ है बेस प्राइस, ठीक है। बेस प्राइस क्या है, वो ईयर जिसमें प्राइस जो है जिसको हमने यूज किया है टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी, राइट, टू द करंट ईयर। तो कैलकुलेशन जो रियल और नॉमिनल जीडीपी का है करंट ईयर में, वॉल्यूम जो है प्रोडक्शन का वो फिक्स रहेगा। अगर ये डिफर मेजर करता है तो ये क्या होगा, ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस लेवल बिटवीन द बेस ईयर एंड द करंट। तो रेशियो है नॉमिनल जीडीपी टू द रियल जीडीपी इज वेल नोन इंडेक्स ऑफ द प्राइस, इसको बोलता है जीडीपी, इसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो अगर जीडीपी स्टैंड फॉर द नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी स्मॉल दिया हुआ है स्टैंड फॉर द रियल जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू जीडीपी अपॉन जीडीपी। समटाइम्स ये रियल जीडीपी डिफ्लेटर को परसेंटेज टर्म्स में भी किया जाता है, तो जीडीपी अपॉन जीडीपी इंटू 100, ठीक है। इसमें एग्जांपल आपको देके समझाया, ये मैं स्किप कर रही हूँ। तो अनदर वे ऑफ मेजरिंग द चेंज इन प्राइसेस इन एन इकोनॉमी व्हिच इज नोन एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये वो इंडेक्स है प्राइसेस का इन अ गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटीज जो कि बॉट की गई हो, जो कि खरीदी गई हो बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर। सीपीआई जो है वो उसको एक्सप्रेस किया जाता है हमेशा परसेंटेज टर्म्स में,